हेलो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हिडन स्टोरी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 56 ईशानी की बातें। सबका पछतावा था पर किसी का भी ध्यान प्रिया के ऊपर नहीं था। सुकीत जी और आरती जी को तो पछतावा हो रहा था, वही तीनों भाइयों का दिल बैठा जा रहा था। अब तो उन सबका भूख भी मर गया था। वही ध्रुव ईशानी से जिद कर रहा था कि वो जल्दी यहाँ आ जाए और उसके लिए उसकी फेवरेट डिशेज बनाए। मेरी प्यारी प्रिंसेस, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी हाथ की बनाया हुआ खाना कितना पसंद है। क्या तुम एक बार और अपने सबसे प्यारे भाई के खाना नहीं बनाओगी? ध्रुव की बात सुनकर ईशानी ने उसे देखा, फिर अपना सिर मजबूरी में हाँ में हिला दिया। ऐसे भी वो अपने भाई से बातों में नहीं जीत सकती थी। ईशानी की हाँ सुनते ही ध्रुव खुशी से नाचते हुए बोला, ये हुई ना बात मेरी प्रिंसेस वाली। में जब आऊंगा तो पक्का तुम्हारे लिए सबसे न्यू एडिशन की स्पोर्ट्स कार लेकर आऊंगा। तभी नंदिनी मुंह फुलाकर बोली, भाई क्या आप अपने गुड़िया को भूल गए? क्या आप मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाएंगे? नंदिनी की बात सुन ध्रुव हंसते हुए बोला, मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा, पर सबसे अच्छा गिफ्ट तो मेरी प्रिंसेस की होगी। पांचों दोस्त सब ऐसे ही बात करते हुए खाना खा रहे थे। ईशानी को छोड़कर बाकी सब हंसी मजाक कर रहे थे। वही ईशानी शांति से ध्रुव से खाते हुए बात कर रही थी। अब उनका टॉपिक बिजनेस पर आ गया था। जब रेहान से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जानबूझकर ईशानी की ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ईशानी के पास जो सब्जी का बोल था उसे पॉइंट करते हुए बोला, ईशानी क्या तुम वो बोल मुझे पास कर दोगी? वही ईशानी जिसकी नज़र ध्रुव पर थी। रेहान को उसे बोल मांगता देख उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। रितिका ने भी ईशानी की मूड को नोटिस कर लिया और नंदिनी को इशारा किया तो नंदिनी समझ गई। फिर ध्रुव को देख बोली, भाई हम आपसे बाद में बात करते हैं, बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वही बाकी सब भी ईशानी को ध्यान से नोटिस कर रहे थे। तीनों भाई आसे ईशानी की तरफ देख रहे थे कि शायद ईशानी उनसे थोड़ी सी ही सही बात कर ले। वही सुकेत जी और आरती जी भी समझ रहे थे कि रेहान ईशानी के साथ क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। इस बात से दोनों खुश भी थे। वही प्रिया को तो अब और भी गुस्सा आ रहा था। वो भी देख पा रही थी कैसे उसके भाई ने उसे खाना ना खिलाते हुए ईशानी को देख रहे थे। फिर अब वो ईशानी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो खुद भी बोल ले सकते थे, पर उन्होंने ईशानी को बोला। वही ईशानी को वो पल याद आ रहा था जब वो अपने हाथों में कुकिंग करके अपने भाइयों को प्यार से देने की कोशिश करती थी। कैसे वो सब उसे इग्नोर कर देते थे। कितनी बार इन सब ने उसकी इंसल्ट भी किया था, ये कहकर कि उसके हाथ का लो स्टैंडर्ड खाना वो नहीं चाहते। कैसे पिछले जन्म में उसकी मेहनत से बनाया हुआ खाने को प्रिया के कहने पर वो फेंक देते थे, नहीं तो सर्वेट को दे देते थे। आपने पेरेंट्स और भाइयों को इतनी मेहनत और प्यार से बनाया हुआ खाने को फेंकता देख ईशानी को उस वक्त बहुत दर्द होता था। पर अफसोस उस वक्त उसे समझने वाला कोई भी नहीं था। एक बार तो प्रिया के कहने पर उसके बनाए हुए खाने को उसके सामने ही इन लोगों ने कुत्ते को खिला दिया था। उस दिन वो बहुत टूट गई थी। उसके बाद उसने खाना बनाना छोड़ दिया था। उसे तो याद भी नहीं कि पिछले जन्म में उसे कितनी चोट लगी है, कितनी बार गर्म खाने से उसकी हाथ जल गया है। अगर इस जन्म में भगवान ने उसे दूसरा मौका ना दिया तो इस जन्म में भी शायद वो अब तक पिछले जन्म की तरह ही इन सबके प्यार के लिए सब कुछ कर रही होती। आफ्टर ऑल इस जन्म में भी तो वो यहाँ 1.5 साल तक यहाँ रही है और सबके प्यार के लिए 1.5 साल तक बहुत कुछ किया है। ये सब सोचकर उसकी आंखों में गहरी नफरत छा गई। उसने रेहान की तरफ देखते हुए एक सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोली, मैं रेहान मेहरा, क्या आप मुझसे बोल रहे हैं? फिर अपनी डेविल स्माइल के साथ बोली, जहाँ तक मुझे याद है आपको तो मेरी छुई हुई कोई भी चीज़ पसंद नहीं ना, वो खाना ही क्यों ना हो। कहीं अपनी गलती से अपनी प्यारी बहन प्रिया की जगह मेरे नाम तो नहीं ले लिया ना? जितना मुझे याद है आपकी प्यारी इकलौती बहन को पसंद नहीं कि आप मुझसे बात भी करें या मेरे हाथ से कुछ भी ले। तो फिर आज ये आपका दिशा कैसे बदल गया? आपको अपनी बहन की कहने पर दूसरे के ऊपर खाना भी फेंक देते थे ना, तो फिर अब ये परिवर्तन कैसा? इतना कहकर ईशानी हंसने लगी जैसे रेहान और उसके साथ बाकी सबका मजाक उड़ा रही हो। ईशानी की बात सुनकर सबको शर्मिंदगी हो रही थी। सबसे ज्यादा दुख तो रेहान को हो रहा था। सबको याद आ रहा था जब हर बार ईशानी बहुत प्यार से अपने भाइयों के लिए खाना बनाती थी। ऐसे तो ईशानी बहुत बार उन सब के लिए खुशी से खाना बनाती थी, पर कोई भी उसके हाथ का खाना नहीं खाता था। सब उसे इग्नोर कर देते थे, कभी कभी तो डांट दिया करते थे, जिस वजह से ईशानी बहुत दुखी हो जाया करती थी। पर उन सबको ईशानी की दुखी होने से या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उन सबको तो ये सब ईशानी का नाटक लगता था। उन्हें लगता था ईशानी ये सब करके उनकी नज़रों में अच्छी बनने की कोशिश कर रही है और प्रिया की जगह लेने की कोशिश कर रही है, ताकि वो सब प्रिया से ज़्यादा उससे प्यार करे और प्रिया की जगह उसे दे दे। प्रिया भी हर बार उन्हें ईशानी के खिलाफ रोते हुए भड़का देती थी कि अब ईशानी आ गई है और सबके लिए इतने प्यार से सब कुछ कर रही है, तो जरूर अब वो लोग ईशानी को अपना मानकर प्यार करेंगे और उसे पराया कर देंगे।
प्रिया को बचपन में उन्होंने प्रिंसेस की तरह पाला था, जिस वजह से वो प्रिया को रोते हुए नहीं देख पाते थे, जिस वजह से उन्हें ईशानी के ऊपर बहुत गुस्सा आता था, इसलिए वो ईशानी का बनाया हुआ खाना कभी नहीं खाते थे। एक बार तो हद हो गई थी। रेहान की बर्थडे पर ईशानी ने बहुत प्यार से रेहान की पसंद का सारा खाना बनाया था, पर प्रिया वहां भी रोने लगी कि ईशानी को खाना बनाना आता है, जिस वजह से उसने रेहान भाई के लिए खाना बनाया, जिस वजह अब तो रेहान भाई उससे ज़्यादा प्यार करेंगे और उसे ही अपनी बहन मान लेंगे। वही अपनी प्यारी बहन प्रिया को रोते देख रेहान को गुस्सा आ गया और उसने सबके सामने उस खाने को फेंक दिया था जो ईशानी की हाथों पर गिरा था। खाना बहुत गर्म था, जिस वजह से ईशानी दर्द से रोने लगी थी। ईशानी को ऐसे रोते देख एक पल के लिए तो सबको बुरा लगा, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। सिर्फ दादा दादी थे जिन्होंने रेहान डांटा था। दादी माँ ने तो एक थापड़ भी मार दिया था, जिस वजह से रेहान को ईशानी पर और भी गुस्सा आ गया था। सबको यही लगता था कि ईशानी उन सब का अटेंशन अपने ऊपर चाहती है ताकि वो सब प्रिया से दूर हो जाए। उन्होंने तो ईशानी को देख भी नहीं कि उसका हाथ कितना जल गया है। बेचारी ने तो कितने खुशी से अपने भाई के लिए उसके जन्मदिन पर खाना बनाया था। ये सब याद करके सबके आंखों में आंसू आ गए, सबका दिल भारी हो रहा था। सबसे ज्यादा तो रेहान पछता रहा था, उसे एक अजीब सा दुख और उदासी अपने दिल में महसूस हो रहा था। क्यों उन सबने ईशानी से ऐसा बर्ताव किया कि आज वो उनसे इतना दूर चली गई? क्या उन सब ने एक पल भी उस प्यारी सी बच्ची को प्यार? अब किस मुंह से वो उसे फिर से अपनाने को बोलेंगे? वो तो ईशानी के फैमिली बनने के लायक ही नहीं थे। किसी का अब खाने का मन नहीं था, सबके भूख जैसे मर गई थी। उन सब ने ईशानी को इस हद तक मजबूर कर दिया था कि यहाँ आते वक्त उनकी जो छोटी सी बच्ची इतनी प्यारी और मासूम थी, जो सबके इग्नोर करने के बाद भी सबको प्यार देती थी और दर्द होने पर भी सबके सामने एक प्यारी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर होती थी, उन सब ने उस प्यारी सी बच्ची को जो उनकी खुद का खून थी उसे इस हद तक मजबूर कर दिया कि आज उसे उन सबको देखकर सिर्फ नफरत होती थी। आज वो मासूम नहीं, उसकी मासूमियत जैसे कहीं खो सी गई थी। क्या उन्होंने बहुत देर कर दिया? अब तो वो उन्हें अपना परिवार भी नहीं मानती थी। उसकी स्वभाव भी पहले जैसा नहीं था, अब तो वो इतनी कठोर बन गई थी कि शायद ही उन्हें कभी माफ भी करे। सबसे ज्यादा दर्द तो रेहान को हो रहा था। उसने अपनी छोटी सी बहन को कितना दर्द दिया था, ये सोचकर उसे रोने का मन कर रहा था। तभी प्रिया, जो ईशानी की बातों से गुस्सा हो गई थी, अपनी चेहरे पर नकली मासूमियत लिए बोली, ईशानी तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? भाई तो सिर्फ तुम्हें बोल पास करने को बोल रहे थे, तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इसमें भाई ने इतनी बड़ी भी क्या गलती कर दिया जो तुम उन्हें इतना सुन रहे हो? माना कि भाई मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे नाम पर उन्हें ताना मारो। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठी और ईशानी के पास चली गई और बोल उठाया जैसे वो रेहान को देने वाली हो, पर इस वक्त उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कुराहट थी। उसने बोल को उठाया, फिर मन ही मन डेविल स्माइल करते हुए बोली, अब देखो मैं क्या करती हूँ, बहुत बेइज्जती कर चुकी हो तुम मेरी। फिर वो ऐसे नाटक करने लगी जैसे वो गिर रही हो, फिर लड़खड़ा कर उस बोल को ऐसे गिराया जैसे वो बोल ईशानी के ऊपर गिरे। वही ईशानी भले ही दूसरी तरफ देख रही थी, पर उसे पता था कि प्रिया क्या करने की कोशिश कर रही है, पर उसने उस बोल को गिरने दिया। वो थोड़ी सी साइड हो गई जिससे वो बोल से सब्जी सिर्फ थोड़ा सा ही ईशानी की हाथ पर गिरा, पर ईशानी मन ही मन हंस रही थी। वही प्रिया को निराशा हुई कि सब्जी बस ईशानी की एक हाथ पर गिरा। तभी ईशानी अपनी जगह से उठ गई। सब्जी ज्यादा गर्म तो नहीं था, फिर भी उसकी हाथ बस थोड़ी सी लाल हो गई थी। वही ईशानी की हाथ के ऊपर गर्म सब्जी गिरता देख सुकेत जी, आरती जी और तीनों भाई चिंता में आ गए। उन्हें ईशानी की बहुत चिंता होने लगी कि कहीं उनकी बेटी को दर्द तो नहीं हो रहा है। वो ईशानी के पास आने ही वाले थे, तभी ईशानी ने प्रिया को एक जोर का थापड़ लगाया। थापड़ इतना जोर से लगा था कि प्रिया की कान काम करना बंद हो गया। उसका एक गाल पूरी तरह से सूज गया था, उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। इस वक्त प्रिया की चेहरा एक तरफ झुकी हुई थी। सब ईशानी को देख रहे थे जो गुस्से में लग रही थी। प्रिया को अपने गाल पर जलन हो रहा था, दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अनिश्वास और गुस्से की मिले जुले भाव से ईशानी को देखा जो उसे ही गुस्से में देख रही थी। तभी प्रिया की फिर से दर्द से चीख निकल गई, क्योंकि ईशानी ने अपने सामने रखा दाल का बोल प्रिया के ठीक राइट साइड हाथ पर फेंक दिया था, जैसे प्रिया ने ईशानी के ऊपर जानबूझकर फेंका था। दाल गर्म थी जिस वजह से प्रिया को बहुत जलन हो रही थी। उसकी आंखों से सच में आंसू बहने लगे। वही घर वाले तो अब भी शॉक थे। वही दादा दादी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब ईशानी के साथ ये सब हो रहा था तो कोई कुछ नहीं बोला था। अब जब ये सब प्रिया के साथ हो रहा था, वो देखना चाहते थे कौन क्या कहने वाला है। नंदिनी, ऋतिका, काव्या, अनुजा, ये चारों तो बड़े मजे से ये सब देख रहे थे। ऐसे भी ईशानी के साथ रहते रहते उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक चीजें देखने की भी आदत हो गई थी। फिर ये तो बस एक नॉर्मल बात है। उन्होंने तो ईशानी को अपने दुश्मन को एसिड से नहलाते हुए देखा था,
तो फिर इस गरम दाल के प्रिया के ऊपर फेंकने से भला वो क्यों शौक होंगे। प्रिया को चिल्लाते देख आरती जी, दर्शित, रेहान सब उसके पास आ गए। आरती जी ने प्रिया की हाथ को पकड़ लिया। जब सबने प्रिया की हाथ को देखा तो प्रिया की हाथ थोड़ा लाल हो गया था गर्म दाल गिरने से। आरती जी ने प्रिया की हाथ को धीरे धीरे टिश्यू से साफ करते हुए ईशानी से बोली, ये क्या हरकत है, अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? देखो उसकी हाथ कितना जल रहा है। वही प्रिया जो गुस्से और दर्द से पागल हो रही थी, जैसे ही उसने अपनी मोम और भाइयों को अपनी केयर करते देखा तो दर्द में भी उसके दिल में एक सेटिस्फैक्शन आ गई। प्रिया ने मन ही मन सोचा, लगता है यही सही टाइम है इस दो कौड़ी की ईशानी को सबके नजरों में गिराने का। मैं भी देखती हूँ तुम मेरी जाल से कैसे बचती हो। अब तो घर वालों के सामने और तेरी दोस्तों के सामने आगरी मैंने तुझे नीचे ना गिरा दिया ना, तो मैं भी प्रिया मेहरा नहीं। अगर एक बार ईशानी के दोस्त उसे अलग हो गए तब ये ईशानी क्या करेगी, मैं भी देखती हूँ। इन सब की वजह से ही उड़ रही है ना। अब देखो मैं कैसे तुम्हारी दोस्तों को छीनकर आपने साइड करती हूँ। इतना सोचकर उसने नाटक करते हुए और जोर से रोते हुए सबको देखते हुए बोली, मोम भाई आप ईशानी पर ज्यादा नाराज मत होइए, शायद ये मुझसे बहुत गुस्सा है इसलिए इसने मुझे मारा होगा। उसने ये सब ऐसे कहा जैसे सबको लगे कि वो कितनी अच्छी है, और ईशानी की उसके साथ इतने बदतमीज करने के बाद भी, थापड़ मारने के बाद भी वो ईशानी को बचाना चाहती है। पर असलियत क्या है ईशानी और उसके दोस्त जानते थे। दर्शित ने ना चाहकर भी सॉफ्ट टोन में ईशानी की तरफ देखकर पूछा, तुमने प्रिया पर हाथ क्यों उठाया और तुमने ये डाल के फेंका प्रिया के ऊपर? प्रिया ने तो बस गलती से बोल गिरा दिया था, क्या इसके लिए तुम्हें इतने हाइपर होने की जरूरत है? तभी रितिका की नज़र जब ईशानी की हाथ पर गई तो वो जल्दी उठकर ईशानी के पास आ गई और ईशानी हाथ को पकड़ लिया जो रेड हो गया था। ऐसे भी ईशानी की स्किन दूध जैसी सफ़ेद थी जिस वजह से उसकी स्किन पर रेड निशान बहुत ज़्यादा दिख रहा था। क्यूटी, तुम्हारी हाथ तो जल गई है। इतना कहकर वो तुरंत एक बोल में पानी ले आए और ईशानी की हाथ को उसमें डूबा दिया। उसके सारे दोस्त भी उसके पास आ गए। किसी को नहीं पता था कि प्रिया ने जिस सब्जी को गिराया था वो थोड़ा गर्म था और अब तक ईशानी को प्रिया को सबक सिखाते देख तीनों ही मजा ले रहे थे, जिस वजह से उन्होंने ठीक से ईशानी की हाथ को देखा नहीं था। वही जब आरती जी और दर्शित और बाकी सब ने ईशानी की हाथ को देखा जो लाल हो गई थी, तो सबको याद आया कि प्रिया की हाथ से सब्जी ईशानी पर गिर गई थी, जरूर इस वजह से उसे चोट लग गई होगी। एक दर्शित ने जल्दी से प्रिया की हाथ को छोड़ दिया और ईशानी के पास गया और उसकी हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, तुम्हारी हाथ तो जल गई है, जल्दी चलो मेडिसिन लगा लो वरना जलन कम नहीं होगी। उसकी आवाज में प्यार और चिंता दोनों ही झलक रहा था। पर जैसे ही उसने ईशानी के हाथ को छुआ ईशानी ने दर्शित की हाथ को झटक दिया। अब तक तो रेहान अयान भी प्रिया को छोड़ ईशानी के पास आ गए थे। ईशानी को खुद को ऐसे झटकते हुए देख दर्शित को बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं बोला। वही आरती जी को भी ईशानी की चिंता हो रही थी, पर वो जानती थी अगर वो इस वक्त ईशानी के पास गई तो शायद ईशानी और भी गुस्सा हो जाए, इसलिए वो अभी भी वहीं खड़ी थी। उन्होंने प्रिया की हाथ को छोड़ दिया था। अब तो उन्हें जैसे याद ही नहीं थी कि प्रिया दर्द में है। वो तो बस ईशानी की तरफ ही अपनी कंसर्न भरी नजरों से देख रही थी। और ये सब देखकर प्रिया का गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी फैमिली उसे छोड़ उस कल की आई हुई ईशानी की इतनी केयर कर रहे हैं। ये बात उसे ईशानी से और भी ज्यादा नफरत करने पर मजबूर कर रही थी। वही ईशानी ने दर्शित को झटकते हुए बोली, मिस्टर दर्शित मेहरा, प्लीज मुझसे दूर रहिए, मुझे अनजान लोगों की टच पसंद नहीं है। फिर उसने प्रिया को एक बार अपनी कोल्ड नजरों से नफरत से देखा, फिर आरती जी की तरफ देखकर बोली, मिसेस मेहरा, मैंने आपसे पहले कहा था ना मेरा इस फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई अपनी कचरे से उठाई हुई बेटी को मेरी बहन कहने की? मेरी बहनों का स्टैंडर्ड आपकी इस कचरे से बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगली बार मुझे इस घटिया की बहन कहने की और मेरा रिश्ता किसी से जोड़ने की कोशिश भी मत करना। आपकी इस बेटी की स्टैंडर्ड तो मेरी सर्वेद से भी बहुत नीचे है। ईशानी ने प्रिया की बेइज्जती करते हुए बोला। अपनी इतनी इंसल्ट होता देख और ईशानी को उसे कचरा कहते देख प्रिया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो चुपचाप खड़ी थी ताकि किसी को भी उसकी गुस्से का अंदाजा ना हो जाए। ईशानी फिर दर्शित की तरफ देखकर मेकिंग स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर दर्शित मेहरा, मैं आपकी तरह अंधी नहीं हूँ जो ये भी समझ नहीं पाऊंगी कि कौन जानबूझकर मुझे हर्ट करना चाहता है और कौन अनजाने में। अगर अपनी बहन की इतनी ही चिंता है तो आप उसे संभाल कर रखिए ताकि जाने अनजाने में वो किसी ऐसे इंसान को प्रोवोक ना करे जिसे वो सहन ही ना कर पाए। सब ईशानी की बात को समझ रहे थे कि ईशानी क्या कहने की कोशिश कर रही है। वही प्रिया की आंखें गुस्से और आंसू की वजह से लाल हो गई थी। पहले उसकी कोई भी प्लान फेल नहीं हुई थी, तो फिर अब बार बार उसकी सारी प्लानिंग फेल क्यों हो रही है। ईशानी वहां से सीधा अपने रूम की तरफ चली गई। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी चले गए। नंदिनी भी आइस क्यूब और मेडिकल किट लेकर ईशानी के रूम की तरफ चली गई।
बाकी सब वही रह गए। दादाजी और दादी माँ को भी ईशानी की चिंता हो रही थी, इसलिए वो भी वहां से चले गए। वही बाकी सब बस ऐसे ही चुप रह गए। दर्शित आपने उस हाथ को देख रहा था जिसे ईशानी ने झटक दिया था। क्या उसकी बहन को अब उसका छूना भी पसंद नहीं है? तभी रेहान दर्शित की कंधे पर हाथ रख के बोला, भाई अब ज्यादा उदास मत हो, या आप देखना ईशानी एक दिन फिर से पहले की तरह हो जाएगी और फिर से हम सबको एक दिन भाई बोलेगी। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में नमी थी, क्योंकि उसे आपने ही कही बात पर भरोसा नहीं था। अयान भी ऊपर ईशानी की रूम की तरफ देखकर बोला, भाई उसे चोट लगी है, उसे दर्द हो रहा होगा और इस सब से उसका गुस्सा होना लाजमी है। उसकी गुस्सा एक बार शांत हो जाए तो हम फिर से उसे मनाने की कोशिश करेंगे। तीनों को ईशानी की चोट देखकर चिंता हो रही थी, पर वो कर भी क्या सकते थे। ईशानी तो उन्हें खुद को हाथ लगाने भी नहीं देती थी। तभी दर्शित, जो अब तक रेहान और अयान की बात को सुन रहा था और दुखी मन से अपने हाथ को देख रहा था, उसने अपना सिर झटका और सबको देखते हुए बोला, ये सब हमारे कर्मों का फल है। जब वो यहाँ इस घर में थी तक हम सब उसके साथ ऐसे ही बिहेव करते थे, अब वो भी हम सब से ऐसे ही बर्ताव कर रही है और हमें अनजान मान रही है। उसने तो हम सबके साथ बस अभी ऐसा बर्ताव किया है और हमें अभी से दुख हो रहा, पर हम सबने तो उसके साथ 1.5 साल तक ऐसे ही बर्ताव किया है। तो जरा सोचिए उसे कैसा लगा होगा उस वक्त जब उसकी खुद की फैमिली उसे प्यार करने की जगह अपनाने से मना करके उसे अजनबियों जैसा बर्ताव किया था। तो क्या तुम दोनों को लगता है वो इतनी आसानी से हमें माफ कर देगी? इतना कहकर दर्शित वहां से चला गया। सुकेत जी, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, उन्होंने आज भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने आज फिर से ईशानी की आंखों में उन सब के लिए नफरत देखा, जिस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल वो गिल्ट और दर्द में मर जाएंगे। वही प्रिया की तो गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। दर्द उसे हो रही है, ईशानी से ज्यादा चोट उसे लगी है, फिर भी उसकी फैमिली ईशानी के बारे में ही सोच रहे हैं, उसकी तरफ तो कोई देख भी नहीं रहा है। गुस्से में प्रिया की मुठ्ठियां कसी हुई थी। उसने अपने गुस्से को छुपा लिया और रोते हुए बोली, सॉरी मोम डैड, भाई ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैंने गलती से ईशानी के ऊपर सब्जी न गिराया होता तो ईशानी गुस्सा नहीं होती, और न ही उसने मुझे थापड़ मारा होता, और न ही मेरे ऊपर गर्म चीजें फेंकती। ये सब मेरी गलती है। इतना कहकर वो रोने लगी। वो सब का ध्यान अपनी चोट की तरफ लाना चाहती थी, ताकि सब देखे कि ईशानी से ज्यादा चोट उसे लगी है, और सबके मन में ईशानी के लिए जो थोड़ी अफेक्शन आए है वो उसे धीरे धीरे फिर से बदल सके और फिर से पहले की तरह सबको ईशानी से नफरत करने पर मजबूर कर दे। पर किसी भी ध्यान उस पर नहीं था। रेहान और अयान तो अपने ही सोच में थे कि उन्हें अब कैसे अपनी बहन ईशानी को मनाना है, क्योंकि उन्हें भी पहले वाली ईशानी की बहुत याद आ रही थी, जो उन्हें भाई भाई कहते हुए थकती नहीं थी, जो उन्हें प्यार से भाई बुलाकर उनके पास बैठ जाती थी। ये सब जब भी उन्हें याद आता था तब तब उनकी दिल में एक टीस सी उठती थी। आखिरकार थी तो वो उनकी अपनी ही बहन, जिन्हें उन्होंने ही खुद से इतना दूर कर दिया है कि आज वो उन सब से नफरत करती है। सुकेत जी भी प्रिया की बातें सुनने की मूड में नहीं थे। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था ईशानी से पास्ट में ऐसे बर्ताव करने के लिए। उन्हें आज भी रह रह कर हर दिन याद आ जाती थी जब ईशानी उन्हें पापा कहकर उनके पीछे भागती थी उन्हें टिफिन देने के लिए। कैसे वो उस वक्त छोटी सी बच्ची होकर भी उनकी मनपसंद की खाना बनती, जबकि वो उस खाने को खाते भी नहीं थे। ये सब सोचकर उन्हें बहुत दर्द और पछतावा हो रहा था अपने किए पर। एक आरती जी का भी यही हाल था। उन्हें भी 4 साल पहले वाली ईशानी की याद आ रही थी, जो उनके हाथ पकड़कर उन्हें मामा बुलाकर उन्हें अपनी हर दिन की स्कूल की एक्टिविटीज के बारे में बताने की कोशिश करती थी, जबकि वो तो उसकी कोई बात सुनने की बजाय प्रिया की बात सुनते थे और ईशानी से इरिटेट होकर उसे डांट देते थे। सबका दिल भारी हो रहा था। मन में बस एक ही सवाल था कि कैसे ईशानी से नजरें मिलते। ईशानी तो अब उनसे बात करना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। आरती जी ने एक सर्वेंट को प्रिया के हाथ पर मेडिसिन लगाने के लिए बोलकर वहां से चले गए, जैसे उन्हें प्रिया की कोई चिंता ही ना हो। अपनी मोम को इस तरह जा देखकर प्रिया की आंखें आंसुओं से भर गई। क्यों, क्या अब उसकी मोम को उसकी कोई परवाह नहीं है? क्या ईशानी की आप आने की वजह से सब कुछ बदल रहा है? उसे इस बात पर घुस भी आ रहा थी, क्यों उस दो कैद की ईशानी की सब इतना केयर दिखा रहे हैं, जबकि वो तो बचपन से उनके साथ रही है, उनकी प्रिंसेस की तरह। पहले भी तो जब ईशानी इस घर में आई थी तब प्रिया ने सबके नजरों में ईशानी को गिरा दिया था। तब तो उसके मोम डैड और भाइयों को इस ईशानी की कोई परवाह नहीं थी, तो फिर अब क्यों उन्हें उसकी फिक्र हो रही है? पहले अगर उसे एक खरोच भी आ जाती तो उसकी मोम डैड भाई सब परेशान हो जाते थे और छोटी सी चोट पर भी डॉक्टर बुला लेते थे। तो आज उन्हें क्या उसकी फिक्र नहीं है? आज तो ईशानी ने सबके सामने उसे थापड़ मारा, इतनी गर्म चीजें उसके ऊपर फेंक दिया, फिर भी किसी ने भी ईशानी को कुछ नहीं बोला। ईशानी से ज्यादा चोट उसे लगी है, फिर भी उसके घर वाले उसे छोड़कर उस ईशानी की फिक्र कर रहे हैं और उसे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे वो उनके लिए कुछ हो ही ना। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए अपने डैड और भाइयों की तरफ देखा, जिनकी नजरें कहीं और थी।
फिर सुकेत जी भी वहां से अपने रूम की तरफ चले गए। फिर रेहान और अयान भी वहां से चले गए। उन सब के जाने के बाद प्रिया खुद को और नहीं रोक पाए। इस बार सच में उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे गुस्सा भी काफी आ रहा था। वही एक सर्वेंट मेडिसिन और आइस क्यूब लेकर प्रिया के पास आए। हालांकि वो थोड़ी डरी हुई थी प्रिया की लाल आंखों को देखकर, क्योंकि प्रिया सिर्फ घर वालों के सामने ही अच्छी बनकर रहती थी। बाकी सर्वेंट को तो वो किसी कचरे की तरह देखते, इसलिए सर्वेंट से उसकी बर्ताव काफी बुरा था। फिर भी उसे अपना काम तो करना ही था ना, इसलिए वो प्रिया के पास आकर बोली, मिस प्रिया, चली मैं आपकी चोट पर मेडिसिन लगा देती हूँ। जब प्रिया ने उस सर्वेंट की बात सुनी तो उसे और भी गुस्सा आ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये मेडिसिन नहीं बल्कि उसकी चोट के लिए नमक मिर्ची है, इसलिए उसने गुस्से में उस सर्वेंट को देखा। फिर गुस्से से उसे एक नज़र देखकर अपनी रूम की तरफ चली गई। प्रिया की जाने के बाद उस सर्वेंट ने एक राहत की सांस ली। उसे डर लग रहा था कि कहीं प्रिया गुस्से में उस पर हाथ ना उठा दे, पर ये तो यहाँ से ऐसे ही चली गई। वही रूम में ईशानी और उसके चारों दोस्त बैठे हुए थे। ईशानी की नज़र तो अपने लैपटॉप पर थी। वही बक चारों ईशानी को कुछ ना कुछ बोल रहे थे। तभी रितिका बोली, क्यूटी, तुमने आज उस मेकअप वाली चुड़ैल को अच्छा सबक सिखाया। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे गंजी करके, उसके मुंह पर काली स्याही लगाकर, उसे गधे पर बिठाकर पूरे मुंबई शहर में घुमाती और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया डाल देती। उसके बाद मुझे चैन मिलता। रितिका की बात सुनकर सब हंसने लगे। उन्हें पता था रितिका को अगर मौका और पूरी छूट दे दिया जाए तो वो ये सब करने से पीछे नहीं हटेगी। उसकी बात सुनकर ईशानी की होंठों पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसे पता था उसके सारे दोस्त उसे लेकर कितने पजेसिव और प्रोटेक्टिव है। भले ही वो बहुत पावरफुल है, पर उसके दोस्त आज भी उसके लिए वैसे ही है जैसे वो सब पहले थे। तभी नंदिनी एक मजाकिया स्माइल के साथ बोली, अगर इस प्रिया की हरकतों के बारे में दादाजी या फिर भाई को पता चल गया ना तो इस प्रिया की खैर नहीं, बस इशू यहाँ है जिस वजह से वो चुप है। नंदिनी की बात सुनकर बाकी तीनों ने भी हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। ये सच था कि ईशानी सबकी लाडली थी। उनके घर में तो उनसे ज्यादा ईशानी की चलती थी, पर इस बात से उन चारों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही उन्हें कोई जेलॉसी होती थी, बल्कि वो तो खुश थी कि उनकी दोस्त उसकी फैमिली मेंबर बन गई है। वही दूसरी तरफ शहर से बाहर एक बड़े से घर में इस वक्त किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। एक शख्स अपने सामने खड़े आदमियों पर चिल्ला रहा था। वो शख्स देखने में यही कोई 32-33 साल का लग रहा था। इस वक्त वो गुस्से में उबल रहा था, जिस वजह से उसके सामने खड़े उसके सारे आदमी उससे डरकर थर-थर कांप रहे थे। मैं उस क्वीन को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे राइट हैंड को मारने की, और उसे पता कैसे चला हमारे डील के बारे में। फिर आपने पास खड़े लड़के को देखकर बोला, पता लगाओ कौन है वो गद्दार जिसने हमारी डील की इन्फॉर्मेशन क्वीन तक पहुंचाई। उसके बात सुनकर उसके पास खड़ा लड़का बोला, बॉस, हमने पहले ही पता कर लिया है। इन सब में हमारे आदमियों में किसी की गलती नहीं है, बल्कि हमारे सारे आदमी बहुत सावधान थे। ये सब सी बेस की वजह से हुआ है। शुरू से ही क्वीन की नज़र बेस पर थी, हम पर नहीं, और वो लोग उन पर नज़र रखकर ही मीटिंग वाली जगह पर आए थे। उस लड़के की बात सुनकर वो शख्स गुस्से से बोला, अगर वो बेस के लिए आई थी तो फिर उसने रॉकी को क्यों मारा? अब तक तो हमने कई के खिलाफ अपने प्लान को एग्जीक्यूट भी नहीं किया था, तो फिर उसे कैसे पता चला हमारे प्लानिंग के बारे में? और अगर उसे हमारे प्लानिंग के बारे में पता ही नहीं था तो फिर उसने रॉकी को मारकर वुल्फ गैंग से दुश्मनी क्यों मोल लिया? और तुम सब वहां पर नज़र भी नहीं रख पाए। इस वजह से मेरा कितना नुकसान होने वाला है। अगर क्लाइंट को डील के हिसाब से मॉल नहीं मिला तो हमें उन्हें डबल पेमेंट करना होगा। इतना कहकर वुल्फ गैंग का बॉस जो कि और कोई नहीं डैनियल था, जो हमेशा क्वीन को खत्म करने की साजिश रचता था, पर अफसोस उसकी ये सुहाने सपने आज तक पूरा नहीं हुआ, और ना ही वो एक बार भी आज तक क्वीन से मिल पाया था। तभी वो लड़का जो कि राजन था, रॉकी के बाद वो उनके ग्रुप में सबसे पावरफुल था। राजन ने डैनियल को देखकर कहा, बॉस, मुझे लगता है हमें कुछ दिन शांत रहना होगा। आज ही हम रॉकी की बॉडी मिली है और हमें जितना पता चला है क्वीन की रॉकी को मारने की वजह कुछ और है। इतना कहकर राजन शांत हो गया। वही डैनियल भी शांत था। वो कुछ सोच रहा था जो बहुत खतरनाक भी हो सकता था। वही दूसरी तरफ ईशानी और मोक्ष इस वक्त अपने प्यार की समुंदर में खोए हुए बात कर रहे थे। मोक्ष ने वीडियो कॉल पर ईशानी की बनाई हुई खुद की पेंटिंग को देख लिया था, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद आया था कि उसकी बेबी डॉल ने उसकी पेंटिंग बनाई, वो भी इतनी खूबसूरत। क्या तुम उस पेंटिंग को मुझे दे सकती हो ताकि मैं उसे अपनी बेडरूम में लगा सकूं, और जब उस पेंटिंग को देखूं तो मुझे तुम्हारी याद आए? मोक्ष की बात सुनकर ईशानी ने हल्की सी स्माइल किया। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे भी वो मोक्ष की ऐसी कई सारी पेंटिंग बना सकती थी, तो फिर वो मना क्यों करेगी भला? इसलिए ईशानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। पिछले जन्म में भी उसे पेंटिंग बहुत पसंद थी,
पर प्रिया नहीं चाहती थी ईशानी किसी भी टैलेंट में उससे आगे न, जिस वजह से उसने ईशानी को सबके सामने इतना बुरा बना दिया था ताकि घरवालों उसे आगे जाने की परमिशन ही न दे। और हुआ भी ऐसे ही, पर इस जन्म में बिल्कुल नहीं। अब तो शायद ही दुनिया में कोई ऐसा एक्सपर्ट होगा जो उसे चैलेंज कर पाए। पिछली जन्म के कड़वी यादें के बारे में सोचकर ईशानी की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा आ गया। वही मोक्ष ने भी ईशानी को थोड़े गुस्से में नोटिस कर लिया था, इसलिए वो ईशानी को देखते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ बेबी डॉल, क्या तुम मुझे ये पेंटिंग नहीं देना चाहती हो? क्या मेरी पेंटिंग तुम्हें इतना पसंद है? फिर एक नटी स्माइल के साथ ईशानी को देखकर बोला, अगर मेरी बेबी डॉल को मुझे देखना इतना पसंद है तो फिर अगर तुम चाहो तो मुझे करीब से दिन रात हर पल देख सकती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे भी मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बेबी डॉल हर पल मेरे सामने रहे, दिन रात सोते जागते। मोक्ष की बात सुनकर शर्म से ईशानी की गाल लाल हो गए थे और वो मोक्ष से नजरें चुरा रही थी। वही ईशानी की इस हरकत से मोक्ष को हंसी आ गई। वो तो यही चाहता था ताकि ईशानी की माइंड डाइवर्ट हो जाए, जो कि उसने बखूबी कर दिया था। ऐसे ही बात करते करते दोनों को वक्त का पता ही नहीं चला। ईशानी आज दिन भर अपनी काम की वजह से काफी थक गई थी, इसलिए वो सो गई, पर अब भी उनका वीडियो कॉल कनेक्ट था। वही मोक्ष अब भी अपनी बेबी डॉल की सोते हुए प्यारे मासूम चेहरे को देख रहा था। और ऐसे ही ईशानी को देखते देखते जब मोक्ष भी नींद के आगोश चला गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह का वक्त, मेहरा मेंशन हॉल में सब बैठे हुए थे। ऋतिका, काव्या, अनुजा, नंदिनी चारों बैठकर दादाजी और दादी माँ से हंस हंस कर बात कर रहे थे। वही बाकी सब भी वहीं बैठकर उन सब को देख रहे थे। प्रिया को काफी गुस्सा आ रहा था। उसकी गाल की सूजन कल से थोड़ी बेहतर थी, हाथ भी थोड़ा बेहतर था, फिर भी प्रिया जानबूझकर ऐसे बैठी थी ताकि उसके पेरेंट्स और चारों भाइयों इस चोट को देखें और उन्हें गिल्ट फीला। समीर भी मीटिंग से वापस आ गया था। उसने प्रिया से पूछा था उसकी चोट के बारे में, इसलिए प्रिया ने जब बुझकर बड़ा चढ़ाकर सब कुछ बताया था कि कैसे ईशानी ने उसे मारा और गर्म खाना फेंका। ताजी बाकी कोई ना सही, पर उसके समीर भाई उसके लिए ईशानी से बदला ले। पर दर्शित ने आगे आकर उसका सारा प्लान चौपट कर दिया और सारी बातें समीर को बता दिया, जिस वजह से उल्टा समीर ने प्रिया को डांटा था। ईशानी वहां नहीं थी, पर सब ईशानी को देखना चाहते थे। कल की बातें सबकी दिमाग में घूम रही थी। ईशानी तैयार होकर नीचे आए। आज उसे हॉस्पिटल जाना था शिवम का चेकअप करने के लिए। जैसे ही वो नीचे आई, सबकी नज़र उसकी तरफ चली गई। आज ईशानी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ईशानी की दोस्तों को तो पहले से ही पता था कि ईशानी हॉस्पिटल जाने वाली है, इसलिए दादाजी और दादी माँ को बोलकर ईशानी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। बाहर जैकी कार में ईशानी की इंतजार कर रहा था। ईशानी जाकर कार के अंदर बैठ गई तो जैकी ईशानी की तरफ देखकर बोला, बॉस, मुझे खबर मिली है कि वुल्फ गैंग आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें अभी तक ये पता नहीं कि हमने उसकी राइट हैंड रॉकी को क्यों मारा। उन्हें तो लगता है कि ये सब कुछ बेस की वजह से हो रहा है। उसकी बात सुनकर भी ईशानी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। वो अपनी खाली नज़रों से बाहर की तरफ देखते हुए बोली, जब किसी की मौत करीब हो तो वो और भी इम्पल्सिव हो जाता है, और लगता है वुल्फ गैंग के साथ यही हो रहा है। ईशानी की बात सुनकर जैकी ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। आज उसे अपनी बॉस कुछ ज्यादा ही शांत लग रही थी, जो कि तूफान के आने की पहली की शांति लग रही थी। कुछ देर बाद ईशानी की कार आकर रजवंश हॉस्पिटल के आगे रुकी। ईशानी ने जैकी को वहीं रुकने के लिए बोलकर अपने हाथ में एक छोटा सा बैग लेकर अंदर चली गई। ईशानी के जाने के बाद जैकी ने जल्दी से अपने फोन निकाला और बिना सोचे समझे मोक्ष को कॉल लगा दिया। उसने बहुत मीठी मीठी बात बोला कर कि वो ईशानी बॉस की सबसे खास है और हमेशा बॉस की इन्फॉर्मेशन मोक्ष को देगा, बोलकर उस दिन मोक्ष से उसका नंबर ले लिया था। और ये बात ईशानी को भी पता था, पर उसने कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे पता था जैकी कितना ड्रामेबाज है। उसे ये भी पता था कि जैकी इसके बारे में मोक्ष को सारी बातें बता देता है, पर इस बात से ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसे भी ईशानी ने मोक्ष को जो वॉच दिया था उसके जरिए मोक्ष हर पल उसे ट्रैक कर सकता था। पर जैकी को अब तक यही लगता था कि उसकी बॉस को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जैकी मोक्ष के कॉल उठाने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जैकी को मोक्ष की कोल्ड आवाज सुनाई दिया। जैकी ने तुरंत बोला, जीजू, आपको पता है आज ईशानी बॉस हॉस्पिटल आए हैं और उनके हाथ में एक बैग था, मुझे तो लगता है उसमें कुछ चॉकलेट और खाने का गिफ्ट है। आपको पता है आज तक बॉस ने मुझे ऐसे कुछ भी लेकर कोई गिफ्ट नहीं दिया। उन्होंने तो आज तक सिर्फ मुझे कार्स और दूसरी चीजें ही गिफ्ट किया है, वो भी मेरे जिद पर। वही मोक्ष आपने कार में बैठ जैकी की बचकाना बातें सुनकर चिंते हुए आपने सर्द आवाज में बोला, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चॉकलेट गिफ्ट करूं? मोक्ष की बात सुनकर जैकी एक पल के लिए ठिठक गया। गिर बेशर्मी से बोला, क्यों नहीं, मैं आपका सबसे अच्छा साला हूं तो आपको तो मुझे गिफ्ट देना ही चाहिए। फिर कुछ सोचकर बोला, जीजू कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस ने जिसके लिए गिफ्ट लिया है वो उनके लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट है?
जैकी की बिना सिर पैर की बात सुनकर मोक्ष ने कॉल काट दिया, क्योंकि उसे पहले से पता था कि ईशानी हॉस्पिटल जाने वाली है तो जरूर उसने शिवम की छोटी बहन के लिए कुछ लिया होगा, क्योंकि उसने हॉस्पिटल में देखा था कि उसकी बेबी डॉल जो हमेशा कोल्ड रहती थी, अपने आप को किसी को छूने भी नहीं देती थी, पर उस दिन उस लड़की से कितने प्यार और अफेक्शन से बात कर रही थी। जैसे ही फोन से बीप की आवाज आई, जैकी ने फोन को नाराजगी से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था इतने इम्पोर्टेंट बात के बीच में उसके जीजू ने फोन क्यों रख दिया। वही मोक्ष की कार में मोक्ष का फोन स्पीकर पर था, क्योंकि मोक्ष अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। आगे तेजस जैकी की बात सुन अपनी हंसी कंट्रोल करके बैठा हुए था। जैसे ही मोक्ष ने कॉल काट दिया, तेजस की हंसी छूट गई। वो ठहाके मार कर हंसते हुए बोला, वाह तेरा ये जबरदस्ती का साला तो बड़ा मजेदार है, और कितना डेयरिंग बाज है वो, जो माफिया किंग और बिजनेस वर्ल्ड की बादशाह से भी बिना डरे चॉकलेट गिफ्ट मांग रहा है। लगता है अब तेरा डर खत्म हो रहा है मोक्ष। तेजस की बात सुनकर मोक्ष ने उसे अपनी खतरनाक नजरों से घूर कर देखा, फिर अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। तेजस ने मोक्ष की नजरें देख चुप हो गया, पर उसे अब भी बहुत हंसी आ रही थी, पर वो इस डेविल को और गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था, इसलिए चुप होकर बैठ गया। वही ईशानी हॉस्पिटल के अंदर चली गई और लिफ्ट से ऊपर चली गई। कुछ देर में वो 4th फ्लोर पर पहुंच गई। डॉक्टर शशांक वही बाहर ईशानी के आने का इंतजार कर रहे थे। ईशानी को देखते ही उन्होंने फॉर्मली ग्रीट किया और दोनों शिवम की रूम की तरफ चले गए। थोड़ी देर में दोनों प्राइवेट रूम के पास पहुंच गए और दोनों अंदर चले गए। इस वक्त वहां शिवम के पापा धीरेन जी और संध्या जी और सुरभि भी मौजूद थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही शिवम को होश आया था। जैसे ही तीनों की नजर ईशानी पर गई, तीनों खुश हो गए। सुरभि ने तो खुशी से उछालते हुए आगे जाकर ईशानी को गले लगा लिया। ईशानी ने सुरभि को कुछ नहीं बोली, उसने एक स्माइल के साथ सुरभि के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। ये नज़ारा देखकर तो फिर से सब शौक थे। उन्हें तो लगा था उस दिन सुरभि बहुत रो रही थी, इसलिए डॉक्टर ईशा ने सुरभि को हक करने पर कुछ नहीं बोला, पर आज तो सब ठीक था। फिर भी डॉक्टर ईशा इतनी शांत थी और सुरभि को प्यार से ट्रीट कर रही थी, ये उन सबके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस जिंदल ही नहीं, डॉक्टर शशांक मिश्रा और रूम में खड़े बाकी दो नर्स भी पूरी तरह से हैरान थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। उन्होंने तो सुना था डॉक्टर ईशा एक बहुत ही खतरनाक इंसान है, आज तक किसी ने भी उन्हें इतने प्यार से बिहेव करते हुए नहीं देखा था। उन्होंने तो ये भी सुना था डॉक्टर ईशा इतनी क्रूअल है कि अगर कोई उनके मना करने के बाद भी जबरदस्ती उन्हें ढूंढने की कोशिश करता या ट्रीटमेंट के लिए उन्हें फोर्स करने की कोशिश करता तो डॉक्टर ईशा उन्हें एक पल में बर्बाद कर देती थी। कुछ लोगों का तो उन्होंने नामो निशान तक मिटा दिया था। फिर उनके सामने जो डॉक्टर ईशा खड़ी है, जो इतने प्यार से बिहेव कर रही है, वो तो उस हार्टलेस डॉक्टर ईशा जैसी कहीं से भी नहीं लग रही है। तो क्या उन्हें आज तक कोई गलतफहमी हुई थी, क्योंकि उनके सामने खड़ी डॉक्टर ईशा तो कितनी प्यारी और लिवेबल लग रही है। तभी ईशानी ने अपने हाथ में पुड़के बैग से एक बॉक्स निकाल कर सुरभि को दे दिया और उसे प्यार से बोली, ये तुम्हारे लिए है गुड़िया। ईशानी की दी हुई बॉक्स को देखकर तो सुरभि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी से उछलते हुए ईशानी की फिर से गले लगकर बोली, थैंक यू ईशा दी इस गिफ्ट के लिए। फिर उस चॉकलेट बॉक्स को अपनी चमकती हुई आंखों से देखकर बोली, थैंक यू दी, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। उसकी बात सुनकर ईशानी ने उसके सिर पर हाथ फेर कर प्यार से बोली, ठीक है, मैं तुम्हें और भी चॉकलेट दे दूंगी ये खत्म होने के बाद। उसकी बात सुनकर सुरभि खुश हो गई और फिर आपने मोम डैड की तरफ देखकर बोली, देखा मोम डैड, ईशा दी मुझसे कितना प्यार करती है। उन्होंने मेरे लिए मेरी फेवरेट चॉकलेट दिया है, वो भी इतना सारा, और आप तो अपनी मासूम सी बेटी को हमेशा चॉकलेट खाने से मना कर देते हो। उसकी बात सुनकर धीरेन जी और प्रिया जी हंसने लगे। वो खुश थे कि उनकी बेटी डॉक्टर ईशा के साथ इतनी खुश है। वो जानते थे उनकी बेटी ड्रामा करने में माहिर है। संध्या जी हंसते हुए बोली, हाँ वो तो दिख रहा है कि तेरी डॉक्टर ईशा दी तुझे कितना प्यार करती है, पर अपनी बचकानी हरकतों से उन्हें ज्यादा परेशान मत कर देना, समझी। अपनी मोम की बात सुनकर सुरभि ने मुंह फूला कर बोली, क्या मोम, में क्यों भला अपनी ईशादी को परेशान करूंगी, मैं तो कितनी शांत और अच्छी बच्ची हूँ। फिर ईशानी की तरफ देखकर बोली, है ना ईशादी, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ ना, और मैं तो आपको परेशान नहीं करती हूँ ना। उसकी बात सुनकर और उसे मुंह फुलाते देखकर ईशानी को हंसी आ गई। फिर उसने हंसते हुए बोला, बिल्कुल गुड़िया, तुम बहुत स्वीट और अच्छी बच्ची हो। वही ईशानी की बात सुनकर धीरेन जी और संध्या जी को हंसी आ रही थी। उन्हें लगा नहीं था कि बस 3 दिनों में सुरभि और डॉक्टर ईशा की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि डॉक्टर ईशा सुरभि को इतने प्यार से ट्रीट करेंगे। तभी शिवम, जो मेडिसिन की वजह से सो गया था, रूम की शोर सुनकर उसकी आंखें खुल गई। शिवम को उठता देख सब उसकी तरफ देखने लगे। डॉक्टर शशांक ने दोनों नर्स को बाहर भेज दिया। ईशानी शिवम के पास चली गई। शिवम बस ईशानी को देख रहा था, अब भी उसे ज्यादा बोलने से मना किया गया था।
ईशानी ने शिवम की पल्स चेक किया और उसे कल की कंडीशन और रिपोर्ट चेक किया। फिर शिवम को देखकर पूछा, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? शिवम की वो मासूम आंखें ईशानी को आपने पिछले जन्म की याद दिला रही थी, जिस वजह से वो चाहकर भी शिवम के साथ पेशेंट या फिर अनजान की तरह बिहेव नहीं कर पा रही थी। भले ही इस जन्म में उसके पास रिश्तों को कोई कमी नहीं थी, पर पिछले जन्म में यही एक इंसान था जो उसे अपनी सगी बहन से बढ़कर मानता था। ये उसका वही भाई था जो हर राखी पर उसके लिए गिफ्ट दिया करता था, जबकि उसके खुद के भाई उसे गिफ्ट देना तो दूर, उससे राखी भी नहीं बांधने देते थे। पिछले जन्म से उसे सिर्फ शिवम ने ही संभाला था। उसकी हर बर्थडे पर उसका ये छोटा सा भाई उसे कुछ न कुछ गिफ्ट देता था, जबकि दूसरों को तो उसकी बर्थडे भी याद नहीं रहता था। पिछले जन्म में जब ईशानी कुछ वक्त तक घर से बाहर नहीं निकल पाए और शिवम से कांटेक्ट नहीं कर पाए तो उसे बहुत बुरा लगा था, पर जब उसने शिवम के बारे में बाद में पता लगाया तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। और ईशानी को अब समझ आ रहा था कि पिछले जन्म में भी शायद शिवम को ऐसे ही सफ़र करना पड़ा होगा। तभी शिवम की आवाज़ से वो होश में आई जो कह रहा था, हाँ अब थोड़ा बेहतर है। फिर शिवम ने ईशानी को देखकर पूछा, क्या आप डॉक्टर ईशा है जिन्होंने मेरा सर्जरी किया है? उसकी आवाज़ धीमी थी, वो जोर से नहीं बोल रहा था। फिर भी ईशानी को उसके आवाज़ से एक सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था उसने अपने भाई को बचा लिया। महादेव ने जो उसे एक चांस दिया था वो उसके लिए शुक्रगुजार थी, वरना वो फिर से आपने इस छोटे से भाई से कभी नहीं मिल पाती और ना ही उसका ट्रीटमेंट कर पाती। ईशानी आपने इमोशन को कंट्रोल करके थोड़ी सॉफ्ट आवाज़ में बोली, हाँ मैंने ही तुम्हारा सर्जरी किया है। ईशानी की बात सुनकर शिवम खुशी से बोला, आप तो बहुत अच्छी है और टैलेंटेड है दी, और आपकी ये आंखें कितनी प्यारी है। उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ गई। धीरेन जी और संध्या जी भी आपने बेटे की बात सुनकर अपना सिर पीट लिया। उनका ये बेटा उनकी बेटी से भी 2 कदम आगे है। देखो तो कौन कहेगा कि इसका अभी 2 दिन पहले ही सर्जरी हुआ है और कोमा से बाहर आया है। उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। उनकी बेटी ने डॉक्टर ईशा जैसी शख्सियत को अपनी बहन बना लिया और अब उनका बेटा भी डॉक्टर ईशा की तारीफ कर रहा है। क्या ये भी डॉक्टर ईशा को अपनी बहन बनाना चाहता है? संध्या जी और धीरेन जी दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर बेबसी में अपना सिर हिला दिया। उनके दोनों बच्चे ऐसे ही, भला वो कर भी क्या सकते हैं। ये दोनों तो हमेशा से ऐसे थे। कुछ भी कहने से पहले ये दोनों कभी सोचते ही नहीं थे। ये तो अच्छा है कि डॉक्टर ईशा इतने प्यार से बात कर रही थी और किसी भी बात का बुरा नहीं मान रही थी, वरना उन लोगों ने जैसा सुना था अगर डॉक्टर ईशा वैसे ही होती तो अब तब उनके दोनों बच्चों के लिए धीरेन जी भी माफ़ी मांग रहे होते। वही ईशानी की चेहरे पर तो गुस्से का कोई नामो निशान ही नहीं था, उल्टा उसके होंठों पर तो एक हल्की सी स्माइल थी, क्योंकि पिछले जन्म में भी शिवम हमेशा उसे यही कहता था कि दी आपकी आंखें बहुत प्यारी है और मैं आपकी इन खूबसूरत आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ईशानी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। ये देखकर शिवम थोड़ा डर गया कि कहीं उसकी बातों से डॉक्टर ईशा गुस्सा तो नहीं हो गई। भले ही वो 19 साल का था, पर उसका बिहेवियर आज भी बच्चों के जैसा था। वही ईशानी को शिवम की तरफ हाथ उठाता देख धीरेन जी और संध्या जी भी थोड़ी डर गए। डॉक्टर शशांक भी ये देखकर घबरा गए। तीनों को लगा कि कहीं शिवम की किसी बात से डॉक्टर ईशा गुस्सा तो नहीं हो गई, या फिर शिवम की किसी बात का उन्हें बुरा लगा हो। वो कुछ कहते उससे पहले ही सब शॉक हो गए, क्योंकि ईशानी ने शिवम की सिर पर हाथ फेरकर प्यार से बोली, तुम भी बहुत अच्छे हो, सबसे अच्छे हैं ना। उसकी बात सुनकर और आपने सिर पर ईशानी की हाथ को महसूस करके शिवम को एक अपनापन सा महसूस हो रहा था, जैसा उसे आपने फैमिली के साथ महसूस होता था। उसके होंठों पर ईशानी की बात सुनकर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो खुशी से बोला, हाँ दी मैं तो अच्छा हूँ और क्यूट भी, तो क्या आप मेरी दी बनेगी? फिर कुछ सोचकर बोला, अगर आप मेरी बड़ी बहन बन गई तो मैं आपके साथ अपनी पॉकेट मनी शेयर करूँगा। शिवम ने ईशानी की तरफ अपनी आस भरी नज़रों से देखते हुए पूछा, जैसे उसे डर हो कि ईशानी मना कर देगी। वही शिवम की इसी बातें सुनकर धीरेन जी ने इस बार सच में अपना सिर पीट लिया। उनका ये बेटा पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। डॉक्टर ईशा जो दुनिया की बेस्ट डॉक्टर है, जिन्हें लोग ट्रीटमेंट के लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार है, यहाँ उनका बेटा उन्हें अपनी पॉकेट मनी शेयर करने की बात कर रहा है। उनका तो मन कर रहा था यहाँ से भाग जाए, नहीं तो शिवम को किसी तरीके से चुप करवा दे, पर अफसोस ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर ईशा के आगे की बात सुनकर उन्हें तो क्या संध्या जी और शशांक जी को भी चक्कर आने लगा, क्योंकि ईशानी ने शिवम को देखकर प्यार से बोला, क्यों नहीं तुम मुझे दी बोल सकते हो, आज से तुम मेरे छोटे प्यारे भाई हो, आज से तुम्हें जो भी चाहिए बस मुझे बोलना, ठीक है? ईशानी की ये बातें अगर जैकी या फिर उसकी किसी भाई में से किसी ने सुन लिया होता तो अब तक तो जलन और गुस्से से भर गया होता। ईशानी को शिवम से इतने प्यार से बात करता देख धीरेन जी और संध्या जी ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों वहीं रखे सोफे पर बैठ गए, जहां सुरभि सबको इग्नोर करके ईशानी की दी गई बॉक्स से चॉकलेट निकाल कर आराम से खा रही थी।
जैसे ही उसने अपने मोम डैड को अपने पास बैठे देखा तो नाटक करते हुए बोली, देखा मैंने कहा था ना ईशा दी सबसे बेस्ट है, देखा आपने ईशा दी मुझे और भाई से कितना प्यार करती है, इसलिए तो उन्होंने मुझे इतना सारा चॉकलेट दिया है, मैं तो उन्हें अपने साथ घर ले जाऊंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर धीरेन जी और संध्या जी ने सिर हिला दिया। उन्हें तो पहले से ही पता था उनके बच्चे दोनों सबसे बड़े नमूने हैं नौटंकी करने में माहिर, पर उन्हें लगा नहीं था कि ये दोनों डॉक्टर ईशा को भी नहीं छोड़ेंगे। उनके दोनों बच्चे तो जॉब की तरह डॉक्टर ईशा से चिपक गए हैं। तभी संध्या जी अपने पति को देखकर अपनी इनोसेंट स्माइल के साथ अपनी चमकती आंखें को झपकाते हुए बोली, देखिए ना दोनों बच्चे डॉक्टर ईशा को कितने पसंद करते और उन्हें अपनी बहन मानते हैं। डॉक्टर ईशा भी दोनों से कितनी प्यार कर रही है, तो क्यों ना हम डॉक्टर ईशा को अडॉप्ट करके लीगली अपनी बेटी बना दे। संध्या जी की बात सुनकर तो धीरेन जी का मुंह खुला का खुला रह गया। बच्चे तो बच्चे, अब तो उनकी बीबी भी उस पागलपन वाली लिस्ट में शामिल हो गई है। अब तो उन्हें लग रहा था ये सारे गुण उनके बच्चे के अंदर जरूर उनके बीवी से ही आई होगी। संध्या जी बहुत मासूम थी, उन्हें क्या लगता है डॉक्टर ईशा जैसी इतनी बड़ी शख्सियत उनकी अडॉप्टेड बेटी बनेगी। उन्होंने अपना सिर हिला दिया और वो कह भी क्या सकते थे। वही ईशानी ने भी संध्या जी की बात सुन ली थी। उसे थोड़ी हंसी आ रही थी। उसे पता था संध्या जी बहुत इनोसेंट है। पिछले जन्म में भी शिवम से ईशानी के बारे में सुनकर उन्होंने ईशानी को गोद लेने की जिद पकड़ लिया था, पर ईशानी ने ही उन्हें कॉल पर मना किया था क्योंकि उसे कभी शिवम के साथ उसके घर जाने का मौका ही नहीं मिला था। तभी ईशानी ने जो बैग अपने साथ लाया था उसके अंदर से कुछ सप्लीमेंट और मेडिसिन निकाला जो उसने शिवम के लिए खुद लिया था। उसके हेल्थ कंडीशन को देखकर ईशानी ने उस मेडिसिन को वहां रखा। फिर डॉक्टर सुशांत को मेडिसिन और सप्लीमेंट लेने का डोज और टाइम ठीक से बता दिया। वहीं डॉक्टर सुशांत मिश्रा तो शौक होकर उस मेडिसिन को देख रहे थे। ईशानी को बहुत काम था, जिस वजह ईशानी ने फिर से कल या परसों आएगी वादा करके रूम से बाहर चली गई। उसने जाने के बाद शिवम और सुरभि फिर से मायूस हो गए। वही डॉक्टर ईशा को शिवम की इतनी केयर करता देख मिस्टर एंड मिसेस जिंदल बहुत खुश थे। उन्हें तो अब सच में ऐसा लग रहा था काश डॉक्टर ईशा उनकी बेटी होती, नहीं तो वो अब उनकी बेटी बनने के लिए मान जाती तो कितना अच्छा होता। उन्हें इतनी अच्छी और प्यारी बड़ी बेटी मिल जाती, पर अफसोस वो जानते थे ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि उन्हें पता था डॉक्टर ईशा की स्टैंडर्ड बहुत हाई होगी। जब उन्होंने डॉक्टर शशांक को देख जो अब तक उस मेडिसिन को देख रहे थे जो डॉक्टर ईशा ने उनके बेटे के लिए लाया था, तो धीरेन जी ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर शशांक, आप ऐसे उस मेडिसिन को बार बार क्यों देख रहे हैं। धीरेन जी की बात सुनकर डॉक्टर शशांक होश में आए और बोले, कुछ नहीं, बस देख रहा था क्योंकि ये मेडिसिन सोने से भी ज्यादा कीमती है। इस मेडिसिन को देखकर पता चलता है कि जरूर इस मेडिसिन को मेडिसिन वर्ल्ड की जीनियस डॉक्टर क्वीन ने बनाया होगा। क्यों, एक वही है जो दुनिया की हर बीमारी के लिए मेडिसिन बना सकती है और बहुत न्यू प्रोजेक्ट करके न्यू मेडिसिन भी डेवलप करते हैं जो कि क्वीन फार्मा और लेबोरेटरी में बनता है। और डॉक्टर ईशा ने जो मेडिसिन मिस्टर शिवम के लिए दिया है वो मेडिसिन लाखों का होगा। डॉक्टर शशांक की बात सुनकर तो धीरेन जी को फिर से एक झटका लगा था। वही संध्या जी भी हैरान थी, पर उन्हें थोड़ा गिल्ट भी फील हो रहा था। एक तो डॉक्टर ईशा ने उनके बेटे की जान बचाए, इतनी क्रिटिकल सर्जरी किया, फिर भी इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी डॉक्टर ईशा ने उनसे कोई पैसा नहीं लिया, और अब उन्होंने शिवम के लिए इतना कॉस्टली मेडिसिन भी दे दिया जिसे शायद वो अपनी पूरी कनेक्शन को यूज करने के बाद भी नहीं ला पाते। वही शिवम भी शौक था और हैरानी से बोला, क्या सच में मेरी दी मेरे बारे में कितना सोचती है, पक्का वो उन्हें मेरे लिए ये लाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ा होगा, पक्का अगली बार मैं उन्हें अपनी सारी पॉकेट मनी दे दूंगा, कितना प्यार करती है मुझे दी, शिवम धीरे से बोल रहा था। तभी सुरभि जो आराम से चॉकलेट खा रही थी वो अपने हाथ हिलाते हुए बोली, पर मुझे ये सारी चॉकलेट ईशा दी ने गिफ्ट दिया है, देखो कितने टेस्टी है, और उन्होंने ये भी कहा है मुझे जो भी चाहिए वो मुझे लाकर देंगी, तो इस हिसाब से वो सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं। सुरभि की बात सुनकर शिवम चिढ़ गया। वही धीरेन जी और संध्या जी ने फिर से अपना सिर पीट लिए, हाय रे उनके ये नालायक बच्चे। वहीं दूसरी तरफ ईशानी इस वक्त कार में बैठी थी। जैकी मुंह फुलाकर ड्राइव कर रहा था। उसे भी अब अपनी ईशानी बोस से गिफ्ट चाहिए था। थोड़ी देर में उनकी कार आकर मेहरा मेंशन के आगे रुकी तो ईशानी अंदर चली गई। रॉकी भी अपने बोस के साथ मुंह फुलाकर अंदर चला गया। हॉल में इस वक्त मोहिनी महाजन और राहुल बैठे हुए थे। बाकी फैमिली भी उनके पास बैठे बातें कर रहे थे। जैसे ही ईशानी और जैकी हॉल में पहुंचे सबकी नजरें उन पर चली गई। वही राहुल भी अपनी हवस भरी नजरों से ईशानी को देखने लगा। वही आज मोहिनी महाजन की होंठों पर भी ईशानी को देखकर एक नकली मुस्कुराहट थी। आखिरकार ईशानी इतनी इन्फ्लुएंशियल जो थी, अब तो उन्हें प्रिय को छोड़कर ईशानी को भी अपनी बहू बनाने का मन कर रहा था ताकि उनकी बिजनेस और भी तरक्की करे। राहुल की नज़र को ईशानी की तरफ देखकर जैकी की भौहें वापस में सिकुड़ गई। उसे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा था।
उसने धीरे से ईशानी की कान के पास जाकर बोला, बॉस ये बंदर कौन है जो आपको इस तरह से घूर रहा है, क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है? जैकी की बात सुनकर ईशानी समझ गई कि वो किसकी बात कर रहा है, पर ईशानी को राहुल दे से छोटे मोटे कीड़े की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। आज नहीं तो कल वो उन सबको बर्बाद कर ही देगी जो उसकी मौत का कारण बने थे। वही जैकी को तो इस वक्त राहुल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस मिनट जैसे शक वाले इंसान की हिम्मत कैसे हुई उसकी बॉस को ऐसे देखने की? क्या उसे पता नहीं कि उसके बॉस की स्टैंडर्ड कितने हाई है? उसका तो मन कर रहा था राहुल की आंखें नोच ले। ऊपर से मोहिनी महाजन को देखकर इसे चुड़ैल वाली फीलिंग आ रही थी। जैकी ने जब देखा उसकी बॉस उसे कुछ जवाब नहीं दे रही है तो उसने मुड़कर देखा तो ईशानी उसके पास नहीं थी। ये देखकर उसकी आंखें फैल गई, ये बॉस अभी तो यहाँ थे, अब कहाँ चले गए मुझे इस चुड़ैल के सामने अकेला छोड़कर? वही राहुल और मोहिनी जी को भी ईशानी का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा कि कैसे ईशानी उन्हें देखने के बाद भी उन्हें इग्नोर करके चली गई। फिर भी मेहरा फैमिली ने ईशानी को एक भी शब्द नहीं बोला, पर वो कर भी क्या सकते थे जब मेहरा फैमिली की ही ईशानी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है तो वो दोनों भला क्या ही कर सकते थे। तभी दादाजी ने जैकी को अपने पास बैठने को बोला तो जैकी भी उछलते हुए उनके पास बैठ गया। ऐसे भी जैकी को कब किसी की फिक्र थी जो वो आज करे। वो बैठ गया और बड़ी बेशर्मी से आपने सामने रखे प्लेट से स्वीट्स खाने लगा। वैसे भी उसका मूड आज खराब था क्योंकि उसके बॉस ने आज किसी और के लिए चॉकलेट लिया था, इसलिए उसे भी मीठा खाने का मन कर रहा था। वही जैकी को ऐसे खाते देख प्रिया का मुंह बन गया। उसे ये लड़का बिल्कुल पागल लगता था और जैकी ने पहले ही उसकी इंसल्ट किया था जिस वजह से जैकी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो एक्टिंग करते हुए बोली, तुम इतने मैनलेस कैसे हो सकते हो? क्या ईशानी आपने आसपास ऐसे लोगों को भी रखती है जिनके अंदर कोई मैनर्स नहीं है? जैकी जो कि आराम से खा रहा था उसका हाथ रुक गया और परी की बातें सुनकर उसका मुंह बन गया और अंदर से उसे बुरा लगने लगा। जब से वो अपनी ईशानी बॉस से मिला था उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वो जो चाहे उसकी ईशानी बॉस उसे करने देती थी। सच कहे तो ईशानी को वो भले ही बॉस बोल था पर ईशानी और उसके बीच का रिश्ता बिल्कुल भी बहन जैसा था। ईशानी उसे अपनी छोटे भाई की तरह ट्रीट करती थी और वो भी ईशानी को हर बार अपनी बड़ी बहन की तरह जिद करता था। वो अपने अतीत को पूरी तरह से भूल गया था। जब वो 4 साल पहले ईशानी से मिला था तब उसकी जिंदगी कुछ और ही थी। ईशानी ने ही उसे जबरदस्ती पढ़ने को बोला पर उसे सिर्फ हैकिंग में इंटरेस्ट था। इस वजह से 2 सालों से उसने जिद करके ईशानी के साथ अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर लिया था, पर आज भी ईशानी उसे कोई बड़ा काम नहीं देती थी। जैकी को चुप देखकर प्रिया ने उसकी और भी इंसल्ट करने के इरादा से बोली, तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या जब किसी गेस्ट के घर जाते हैं तो कैसे बिहेव करना चाहिए? ईशानी कितनी बड़ी डॉक्टर है, अगर तुम उसके साथ रहते हो तुम्हें डायनिफाइड होना चाहिए। क्या ईशानी ऐसे ही किसी को भी अपने साथ रख लेती है? क्या उसे अपनी रेपुटेशन चिंता नहीं है? घर के सभी लोग प्रिया की बातें सुनकर कुछ कहना चाहते थे पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था मोहिनी महाजन और राहुल क्या प्रिया को कैसे डांटे? जो भी हो वो प्रिया के ससुराल वाले थे, अगर उन्होंने अभी कुछ कहा तो प्रिया की रेप्यूटेशन खराब होगी। दादाजी को भी प्रिया को जैकी को इतनी बातें सुनाना अच्छा नहीं लगा। वो जानते थे ईशानी अपने आसपास की लोगों की कितनी केयर करती है, चाहे वो दिखाए या ना दिखाए वो कुछ बोलते। पर तभी सबकी कानों में जैकी की आवाज़ पड़ी। जैकी जिसे सब कुछ बर्दाश्त था पर जब कोई उसके ईशानी बॉस के बारे में बोलता था तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। जब प्रिया ने उसकी बॉस के बारे में बोली तो उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गैस में प्रिया की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, तुम मेकअप से पुती डायन जैसी शकल वाली लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस के बारे में बोलने की? मेरी बॉस तुम जैसी डायन से बहुत ऊपर है। मैं सालों से उनके साथ हूँ, आज तक किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला और तुम बेवकूफ़ गंदी लड़की मुझे मैनर्स सिखाओगी और ये बोलोगी? और तुम्हें क्यों मेरी बॉस की रेपुटेशन की चिंता हो रही है? तुम तो मेरी बॉस की पैरों की धूल बराबर भी नहीं हो। अगर मैंने अभी तुम जो बोल रही थी उस बारे में अपनी बॉस से कंप्लेन किया ना तो मेरी बॉस तुम्हें पर्सनल हेल भेज देंगी। इतना कहकर उसने अपना सिर झटक कर मुंह मोड़ लिया। घर के सभी लोग तो जैकी को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। ये ईशानी के सारे दोस्त असिस्टेंट सब ऐसे मुनहफट है क्या? वही प्रिया जो जैकी को भला बुरा कहकर खो हो गई थी, पर जैकी को अपनी इतनी इंसल्ट करता देख वो भी सबके सामने उसकी मुंह काला पड़ गया। वो अपने गुस्से को और कंट्रोल नहीं कर पाए और जैकी के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिया मेहरा की इंसल्ट करने की? मैं इस घर की प्रिंसेस हूँ, तुम हो कौन ईशानी की बस मामूली सी असिस्टेंट। प्रिया को ऐसे चिल्लाते देख जैकी ने अपने कान पर हाथ रख लिया। फिर प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? अगर मेरी कान खराब हो गई तो मेरी बॉस तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। और ऐसे भी मैंने सही तो बोला, मेकअप वाली चुड़ैल। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? और मैं असिस्टेंट हूँ तो क्या हुआ, मेरी सैलरी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है।
और मैं उनका छोटा भाई भी हूँ। मैं जो चाहता हूँ मेरी ईशानी बॉस मुझे दे देती है। पर तुम्हारी क्या, तुम प्रिंसेस हुई तो क्या हुआ? तुम्हारे पास मेरे जैसी लिमिटेड एडिशन कस्टम मेड कार भी नहीं है जैसा मुझे मेरी बॉस ने दिया है, वो भी 4 करोड़ का। तुम मुझे अपनी कार दिखाओ और मेरे साथ रेस करो। अगर तुम्हारी कार मुझसे बेहतर हुई तो मैं मान लूंगा कि तुम प्रिंसेस हो। इतना कहकर जैकी हंसने लगा। जैसे कह रहा हो अब खुद की और इंसल्ट करानी है क्या? ये सब वो बहुत प्राउड से कह रहा था, जैसे कहना चाहता हो देखा मेरी बॉस मुझे कितना फेवर करती है। वही जैकी की बात सुनकर सबको जैसे चक्कर आ रहे थे। भले ही वो अमीर और पावरफुल थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि 4 करोड़ की कार बिना सोचे समझे खरीद कर गिफ्ट कर देंगे। भला वो अपने असिस्टेंट करोड़ों का गिफ्ट क्यों देंगे? वही प्रिया को तो अब शौक पर शौक लग रहा था। उसके पास इतनी महंगी कार भला कहाँ से होगी? उसके पास तो जो कार था वो जैकी की कार के आसपास भी नहीं था। अब तो उसका गुस्सा और जलन और भी बढ़ रहा था। उसे लगा नहीं था कि ईशानी के पास इतना पैसा होगा कि वो अपने असिस्टेंट को भी इतने महंगा कार देती होगी। सुकेत जी और आरती जी तो जैकी को देख रहे थे और सोच रहे थे, क्या ये लड़का ईशानी के लिए इतना इम्पोर्टेंट जो ईशानी बिना सोचे समझे करोड़ों की गिफ्ट इसे दे देती है? ईशानी की चारों भाई तो जैकी को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा थी जैकी को ईशानी भाई मानती है, जबकि ईशानी उन चारों को देखती भी नहीं है। उन्हें बहुत जलन हो रही थी कि उनकी बहन किसी और से इतना प्यार करती है, उसे गिफ्ट भी दे रही है। पर उन्हें पर था कि वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ही ईशानी को ऐसा बनने पर मजबूर किया था। वो तो राखी पर भी ईशानी के लिए गिफ्ट नहीं लाते थे। सबसे बुरा हाल तो इस वक्त मोहिनी जी और राहुल का हो रखा था। दोनों की आंखें लालच से चमक रही थी। उन्होंने खुद ही सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को छोड़कर प्रिया जैसी लड़की को चुना था। मोहिनी जी को बहुत अफसोस हो रहा था कि ईशानी जैसी लड़की को छोड़कर उन्होंने प्रिया जैसी गुड फॉर नथिंग क्यों चुना। अगर आज प्रिया की जगह ईशानी उनकी होने वाली बहू होती तो उन्हें कितनी फायदा होता। जो लड़की बिना सोचे अपनी असिस्टेंट को 4 करोड़ का गिफ्ट दे सकती है, उसके पास कितना पैसा और पावर होगा इस बात का तो वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी। पर अफसोस अब कुछ नहीं हो सकता था। उन्हें पता था कि ईशानी ही डॉक्टर ईशा है, तो उसके पास पैसों की कमी तो नहीं होगी। अगर वो उनकी बहू होती तो सोसाइटी में उनका नाम ऊंचा होता, सब उन्हें सम्मान देते। जितना वो प्रिया और ईशानी की कंपैरिजन कर रही थी उतना उन्हें रिग्रेट हो रहा था। अब तो उन्हें प्रिया ईशानी के सामने कुछ भी नहीं लग रही थी। काश जब ईशानी इस फैमिली में पहले आई थी तब उन्होंने उससे थोड़ी अच्छी से बात किया होता तो शायद अब भी एक चांस मिल जाता, पर अब तो कुछ नहीं हो सकता था। राहुल के दिमाग में यही बात चल रहा था, अगर उसकी शादी प्रिया के बदले ईशानी से होती तो कितना अच्छा होता। वही प्रिया अपनी इंसल्ट सुनकर अपनी आंखों में आंसू लिए सबको देख रही थी कि शायद कोई उसके लिए कुछ बोले, पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। उसने राहुल को देख जिसकी नज़र तो उस पर थी ही नहीं, जैसे वो अपने ही सोच में गुम हो। सबका ऐसा रिएक्शन देखकर रिया ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच लिया और रोते हुए बोली, डैड, मोम, भाई आप सब देख रहे हैं ये लड़का किस तरह से मेरी इंसल्ट कर रहा है। इसने मुझे इतना सब कुछ बोला फिर भी आप सब चुप क्यों हैं? फिर राहुल की तरफ देखकर बोली, तुमने भी देखा ना कि ये कैसे मेरी इंसल्ट कर रहा है। पहले तो तुम मेरे लिए लड़ जाते थे, अगर कोई मुझे कुछ भी कहता तो अब क्यों चुप हो? वही रेलिंग से टिककर ईशानी और नंदिनी प्रिया की ड्रामा देख रहे थे। ईशानी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वही जैकी की बात सुनकर और उसे प्रिया को बेइज्जत करता देख नंदिनी को बहुत हंसी आ रही थी। देख जैकी तो बेइज्जत करने में माहिर है, प्रिया को तो पता ही नहीं है कि वो किससे पंगा लेने की कोशिश कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जैकी अपनी बातों से ही प्रिया को पागल बना दे। नंदिनी हंसते हुए बोली। ईशानी ने बस सिर हिला दिया तो पीछे से काव्या बोली, कुछ भी कहो, मुझे तो जैकी को उस छिपकली की बेइज्जती करते हुए देख बहुत मजा आया। वहीं नीचे प्रिया अपनी आंखों में मगरमच्छ की आंसू लिए सबको देख रही थी। तभी समीर बोला, इसकी शुरुआत तुमने ही की थी प्रिया। ये घर ईशानी का भी है, इसलिए उसके साथ जो लोग रहते हैं वो भी यहाँ आ सकते हैं। और सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो कैसे बिहेव करना चाहता है। तुम्हें क्या जरूरत थी उसे मैनर्स सीखने की और इतना सब कुछ बोलने की? उसे जो सिखाना है ईशानी सिखा देगी, तुम नहीं, इसलिए तुम्हें चुप रहना चाहिए था। समीर की बात सुनकर प्रिया गुस्से से भर गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई उसे सपोर्ट करने की जगह उल्टा उसे ही सुना रहे हैं। आपने भाई को खुद को छोड़ एक बाहर वाले का साइड लेते हुए देखकर प्रिया को गुस्सा आ रहा था। गुस्सा और आंसू की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। जब आरती जी की नज़र प्रिया की रोते हुए चेहरे पर गई तो आरती जी को थोड़ा बुरा लगा। आफ्टर बचपन से प्रिया को उन्होंने लाड प्यार से पाला था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। आरती जी ने प्रिया को शांत कराते हुए बोली, बेटा तुम्हारा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम रो क्यों रही हो? वो तो बस तुम्हें समझा रहा है कि इसमें पहली गलती तुम्हारी, तुम्हें किसी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अपनी मोम की बात सुनकर प्रिया को बुरा तो लग रहा था, पर उसने अपने चेहरे पर शो नहीं होने दिया।
आरती जी प्यार से उसका सिर सहलाने लगी तो प्रिया ने अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लिया। वो और ज्यादा बोलकर फिर से सबके नजरों में बुरी नहीं बनना चाहती थी। ऊपर खड़ी ईशानी उन दोनों माँ बेटी की प्यार को अपनी खाली आंखों से देख रही थी। एक पल के लिए उसके होंठों पर एक कड़वी स्माइल आ गई। ये दृश्य तो उसने पिछले जन्म में भी कई बार देखा था। ईशानी की गलती ना होने पर भी सब उसे ऐसे ही गलत ठहराते थे और प्रिया की झूठी आंसू से सब ऐसे ही पिघल जाते थे। ईशानी को तो याद ही नहीं कि कब इन लोगों ने उसे एक भी बार अच्छे से बात किया होगा। ईशानी मुड़ी और रूम की तरफ जाने लगी। नंदिनी और काव्या भी उसके पीछे पीछे रूम की तरफ चल दिए। वैसे भी कुछ देर बाद वो सब घर के लिए निकलने वाले थे। अब तो वो मुंबई में ही रहने वाले थे ईशानी के साथ, इसलिए ऐसे भी पांचों हमेशा मिलने ही वाले थे। नीचे मोहिनी महाजन जैकी की असलियत जानने के बाद उससे चापलूसी करने की कोशिश कर रही थी। वही जैकी ने मुंह बना लिया। उसे ये चुड़ैल जैसी दिखने वाली औरत से काफी बुरी फीलिंग आ रही थी। तभी सुकेत जी ने जैकी को देखकर पूछा, क्या तुम हमेशा ईशानी के साथ ही रहते हो? उनकी सवाल सुनकर जैकी अपना सीना गर्व से चौड़ा करके बोला, और नहीं तो क्या, मेरी ईशानी बोस सबसे ज्यादा मेरे साथ ही रहती है। फिर कुछ सोचकर अपना मुंह टेढ़ा करके बोला, हाँ नकुल भाई भी रहते हैं, इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं ईशानी बोस की नज़रों में सबसे बेस्ट हूँ। जैकी को तो बस हमेशा की तरह बड़ाई करना था, जो उसने बहुत ही प्राउडली कर दिया था। वही सभी घर वाले और दादाजी को भी जैकी की बातें सुनकर हंसी आ रही थी, क्योंकि जैकी ये सब ऐसे बोल रहा था जैसे सब उसे शाबाशी देने वाले हो। तुम्हारा उम्र तो काफी कम लग रहा है, तो तुम पढ़ाई छोड़कर जॉब क्यों कर रहे हो? दर्शित ने पूछा। तो बाकी सब भी जैकी की तरफ देखने लगे। प्रिया की गुस्से और घृणा से जैकी की तरफ देख रही थी। वो तो चाहती थी कि जैकी ऐसा कुछ बोले कि वो उसका सबके सामने मजाक बना सके और अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। तभी जैकी दर्शित को देखकर अपनी दांत दिखाते हुए बोला, ही क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस का है। उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ रही थी। तभी प्रिया बीच में बोली, इसका मतलब तुम एक गवार हो और अपनी एजुकेशन पूरी नहीं किया है, तो फिर ईशानी ने तुम जैसे बेकार असिस्टेंट को कैसे रख लिया? उसकी बात सुनकर जैकी का मुंह बन गया। वो प्रिया को देखकर मुंह बनाते हुए बोला, ओ ये मेकअप की दुकान वाली चुड़ैल, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं गवार हूँ? क्या तुम्हारी स्कूल ढीला है? फिर वो अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोला, ईशानी बोस ने तो मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए बोला, पर मुझे सिर्फ हैकिंग से मतलब था, इसलिए मैंने जिद करके यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। इसलिए ईशानी बोस ने मेरे लिए स्पेशल ट्यूटर हायर किया था और वो खुद भी मुझे हैकिंग सिखाती थी, इसलिए मुझे आगे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और तुम बेकार किसे कह रही हो अकल की आंधी? मैं अपनी बॉस की ज्यादातर काम को हैंडल करता हूँ, ताकि कोई भी बिना परमिशन की मेरे बॉस के पास ना पहुँच पाए, खास करके तुम जैसी डायन तो बिल्कुल नहीं। जैकी की बात सुनकर सब निशब्द हो चुके थे। वही प्रिया को फिर से अपनी इंसल्ट होते देख गुस्सा आ रहा था। तभी बाहर एक साथ बहुत सारी गाड़ियों की रुकने की आवाज आई। सब कंफ्यूज थे, पर किसी को पता नहीं था कि बाहर कौन आया है। तभी बाहर से गार्ड आकर बोला, सर बाहर रायजादा फैमिली और सहगल फैमिली के गार्ड्स आए हैं। तभी सीढ़ियों से ईशानी के साथ नंदिनी, रितिका, काव्या, अनुजा नीचे आए। तीनों की हाथों में बैग था। घर वाले तो पहले ही समझ चुके थे काव्या और अनुजा की फैमिली ने उन्हें लेने के लिए गाइस और कार्स भेजा है। रितिका भी उनके साथ ही जाने वाली थी। वही मोहिनी जी और राहुल की आंखों में हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। जब से वो आए थे तब से ईशानी की चारों दोस्त ऊपर ही थे, इसलिए उन दोनों ने इन चारों को नहीं देखा था। तभी हॉल में दो गाइस आ गए। जब उन्होंने ईशानी को देख तो उसके सामने झुक गए, क्योंकि उन्हें पता था ईशानी की रायजादा फैमिली और सहगल फैमिली में क्या जगह थी। उन सबको तो ईशानी से कभी कभी डर लगता था। ईशानी ने उन्हें इशारा किया तो वो दोनों सीधे खड़े हो गए और काव्या, अनुजा और रितिका की बैग लेकर बाहर चले गए। ईशानी की तीनों दोस्त दादाजी के पैर छूकर बाहर चले गए, क्योंकि दादी माँ तो रूम में थी और उन तीनों ने उनसे आशीर्वाद ले लिया था। ईशानी और नंदिनी भी उनके साथ बाहर चले गए। जैकी भी उनके साथ ही बाहर चला गया, उसे भी अब यहाँ से फ्लैट जाना था। उन तीनों की जाने के बाद ईशानी और नंदिनी वापस आकर अपने रूम में चले गए। वही हॉल में सभी लोग अब भी सोच में गुम में। उन गार्ड्स ने जिस तरह ईशानी के आगे झुककर उसे ग्रीट किया, इससे साफ मतलब था कि जरूर वो ईशानी को बहुत ज्यादा मानते हैं। यही ख्याल मोहिनी जी और राहुल की दिमाग में भी चल रहा था। उन्हें अच्छे से पता था कि इंडिया में रायजादा फैमिली और सहगल फैमिली का क्या रुतबा है। अब तो राहुल ने मन ही मन सोच लिया था कि वो कुछ भी करके ईशानी की दिल जीत कर उससे अपना बनाकर रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। ऐसे भी असलियत में तो ईशानी ही उसकी मंगेतर थी ना। थोड़ी देर बाद ईशानी और नंदिनी घर से बाहर निकल गए और कार में बैठकर मेंशन से बाहर चले गए। वहीं पीछे से एक कार ईशानी की कार का पीछा कर रहा था। ईशानी बखूबी उस कार को नोटिस कर रही थी, पर उसने कुछ नहीं किया, बस शांति से चुपचाप ड्राइव करती रही।
थोड़ी आगे जाने के बाद जैसे ही ट्रैफिक बढ़ने लगी ईशानी ने अपनी कार को स्लो कर दिया तो वो कार भी थोड़ी स्लो हो गई। जब सिग्नल आया ईशानी स्पीड बढ़ाकर चली गई पर रेड लाइट की वजह से ईशानी की कार का पीछा कर रही कार वहीं रुक गई। कार के 5 लोग बैठे हुए थे, सब नॉर्मल सिटीजन की तरह लग रहे थे पर उनकी बॉडी और बैठने की स्टाइल को देखकर कोई भी बता सकता था कि ये वेल ट्रेन्स बॉडीगार्ड्स है। उनमें से एक ने कहा, अरे अब क्या करें, हम तो ईशानी मैम को फॉलो ही नहीं कर पाए, अब अगर सर हमें उनके बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। उसकी बातें सुनकर दूसरा आदमी बोला, लगता है आज भी उस दिन की तरह हमें कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा। वही ईशानी की कार में नंदिनी ने ईशानी को देखकर पूछा, वो कौन थे जो हमारा पीछा कर रहे थे, कहीं कोई दुश्मन तो नहीं। नंदिनी की बात सुनकर ईशानी खतरनाक स्माइल करके बोली, नहीं, ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जिसे मेरी असली पहचान पता हो, अगर किसी को पता भी था तो अब तक तो वो सब नर्क में होंगे। हाँ ये बात तो सही है, तो फिर वो कार हमारा पीछा क्यों कर रही थी। फिर कुछ सोचकर बोली, कहीं दादाजी ने हमारे पीछे जासूस तो नहीं छोड़े हैं ना जो हमें फॉलो कर रहे थे। उसकी बात सुनकर ईशानी नॉर्मल आवाज में बोली, नहीं ये गार्ड्स विश्वंभर दादाजी ने नहीं भेजा है, इन गाइस को भेजना और हमारा पीछा करना ये जरूर अविनाश दादाजी के काम होंगे। उसकी बात सुनकर नंदिनी हंसते हुए बोली, वाह क्या बात है, दादाजी ने गार्ड्स हटा दिया तो अब अविनाश दादाजी ने गार्ड्स लगा दिया पीछा करने के लिए। अच्छा है जो तुमने उन्हें चकमा दे दिया, नहीं तो वो सब कुछ अविनाश दादाजी के आगे उगल देते, फिर तो अविनाश दादाजी अगर एक बार शुरू हो जाते तो रुकने का नाम ही नहीं लेते और उनकी सवालों की झाड़ी का तुझे ही आंसर देना पड़ता। थोड़ी देर में ईशानी कार को मेन रोड से जंगल की तरफ मोड़ लेती है। आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी एक बेस के सामने आकर रुकती है जहां ऊपर सिर्फ क्वीन लिखा हुआ था। चारों तरफ ब्लॉक यूनिफॉर्म पहने गाइस खड़े थे, वो सब बहुत खतरनाक लग रहे, उन्हें देखकर ही एक बार में कोई भी डर जाए। उनके ड्रेस पर एक कोट का सिंबल बना हुआ था जो रेड कलर का था और उसके ऊपर बहुत यूनिक स्टाइल से क्वीन लिखा हुआ था। जब सबने ईशानी की कार को देख तो पहले उन लोगों ने उसे घेर लिया क्योंकि ये कार उन्हें जानी पहचानी नहीं लग रही थी और ऊपर से अंदर कौन बैठा है दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहां नकुल भागे भागे आया क्योंकि ईशानी ने बस 1 मिनट पहले ही उसे मैसेज करके बताया था कि वो यहाँ आने वाली है, इसलिए उसे गाइस को इन्फॉर्म करने का भी टाइम नहीं मिला, उसे नीचे आने के लिए ही 2 मिनट लग गए। नकुल को आते देख सारे गाइस ने गन नीचे कर लिया। नकुल जाकर कार के पास खड़ा हो गया तो ईशानी और नंदिनी कार से बाहर आ गए। जब गार्ड्स ने ईशानी को देखा तो सब घुटनों पर बैठ गए। ईशानी का ऑरा हमेशा की तरह कोल्ड था। तभी उन गार्ड्स में से जो सबका उन सबका हेड था वो अपना सिर नीचे झुकाए ही बोला, माफ कर दीजिए क्वीन, हमें पता नहीं था कि आप आने वाली है। सारे गार्ड्स थोड़ा डर रहे थे, ऐसे तो ईशानी अपनी वफादार लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती थी, पर उन्हें डर था कि कहीं उन पर गन पॉइंट करने की वजह से क्वीन उन्हें कोई सजा ना दे दे। पर ईशानी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे भी पता था कि इन लोगों की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उसने ही आने से पहले इन्फॉर्म नहीं किया था। ऊपर से वो अपनी गाड़ी नहीं लाई थी जिसे देखकर उसके गाइस उसे पहचान जाते। ईशानी ने उनसे कुछ नहीं बोला और नकुल को इशारा करके नंदिनी के साथ अंदर चली गई। जैसे ही ईशानी वहां से गई तो गाइस ने एक राहत की सांस लिया। नकुल ने भी उन्हें फिर से गार्ड करने के लिए बोलकर अंदर चला गया। ईशानी ने सामने मेटेलिक डोर पर अपनी फिंगरप्रिंट स्कैन किया तो एक रोबोटिक आवाज आई, वेलकम क्वीन। ईशानी बिना किसी इमोशन के अंदर चली गई। अंदर सब कुछ हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। अंदर गाइस की जगह रॉबर्ट थे। नंदिनी ने पहले ही दिल्ली की बेस पर ये सब कुछ देख था, पर वहां पर भी इतने सारे रॉबर्ट्स और हाई टेक्नोलॉजी से बना गैजेट नहीं था, पर यहाँ तो सब ऐसे पड़ा हुआ है जैसे वो सब कोई कचरा हो। नकुल तो वैसे भी सब कुछ जनता था और ज्यादातर काम भी वही संभालता था, पर कभी कभी तो वो भी अपनी बॉस की इंटेलिजेंस से हैरान हो जाया करता था। जितने भी 10 के आसपास छोटे छोटे रॉबर्ट थे वो भी अपनी रोबोटिक आवाज से एक्टिव होकर ईशानी को वेलकम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ईशानी, नकुल और नंदिनी ऊपर के फ्लोर पर पहुंच गए जहां 2 रॉबर्ट्स इंसानों की तरह क्लीनिंग इक्विपमेंट के साथ नीटली सब कुछ क्लीन कर रहे थे। इन सारे रॉबर्ट्स को 3 साल पहले ईशानी ने ही बनाया था और उनके अंदर सारे फीचर्स और प्रोग्राम भी ईशानी ने डाला था। और ईशानी के साथ काम कर रहे साइंटिस्ट भी इस बात से हैरान थे क्योंकि इतनी ज़्यादा रॉबर्ट्स इतनी हाई टेक्नोलॉजी और रेजिस्टेंस के साथ बनाना कोई मामूली बात नहीं थी, इसलिए सब ईशानी को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। आगे जाकर एक ग्लास डोर पर ईशानी ने फिंगरप्रिंट दिया। उस ग्लास डोर को देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि उसके अंदर भी कोई रूम है क्योंकि वो डोर बिल्कुल बाकी की ग्लास वॉल की तरह ही लग रहा था। इस डोर के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। जो ईशानी के बहुत करीब है या तो उसके वो ट्रस्टवर्थी साइंटिस्ट जिन पर ईशानी ट्रस्ट करती थी। अंदर बहुत बड़ा लैब था। जैसे ही वहां काम कर रहे साइंटिस्ट और डॉक्टर की नज़र ईशानी पर गई तो वो दोनों आगे आ गए और ईशानी की तरफ देखकर ग्रीट करते हुए बोले, हेलो क्वीन।
ईशानी ने बस सिर हिला दिया, फिर उन दोनों को देख बोली, क्या अपडेट है मिस्टर थॉमस? ईशानी की सवाल सुनकर वो साइंटिस्ट जिसका नाम थॉमस था वो पास रखा एक बटन प्रेस करता है तो उनके आगे एक स्क्रीन खुल जाती है। थॉमस उसे देखते हुए बोला, क्वीन ये रिसर्च 90% तक सक्सेसफुल हो चुका है, बस 2 दिन में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आपने जैसा कहा था स्पाइंग ग्रास की प्रॉपर्टीज की वजह से ये बहुत आसानी से सारे हॉट पेशेंट को दिया जा सकता, ये आसानी से सर्वाइव की चांस को बढ़ा सकता है। तभी ईशानी ने कुछ सोचकर बोली, अगर हम उस आइलैंड पर और भी स्पाइंग ग्रास को फार्मिंग के जरिए उगाए तो हम और भी कई सारी मेडिसिन और सीरम में उसे मिलाकर डेवलप कर सकते हैं। जितने भी अमाउंट का स्पाइंग ग्रास बचा है उसे डेवलप के लिए रिसर्च करो और पता को ये बेस पर साइंस की एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ कि नहीं। इससे सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि ये मेडिसिन बहुत सारी आम इंसानों की जान बचाने के लिए काम आ सकती है। फिर ईशानी ने नकुल की तरफ देखकर बोला, हमारे आदमियों को काम पर लगा दो, मुझे 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट चाहिए। वही ईशानी की बात सुनकर वहां खड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ईशानी को एडमिरेशन से देख रहे थे। वो तो पहले से भी ईशानी से बहुत इम्प्रेस थे, जब से उन लोगों ने ईशानी के साथ काम किया था तब से अब तक उन्होंने ईशानी को लाखों लोगों की मदद करते देखा, जिस वजह से उन्हें क्वीन के साथ और ज़्यादा काम करने को और सीखने को मोटिवेशन मिलता था। नो डाउट कि ईशानी उनसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। उन्होंने ईशानी जितनी इतनी यंग और टैलेंटेड लड़की को कभी नहीं देखा था। जैसी मेडिसिन की नॉलेज ईशानी के पास थी उनमें से किसी के पास नहीं थी। भले ही ईशानी उन सबसे काफ़ी छोटी थी, पर ईशानी की इंटेलिजेंस और ज्ञान उन सब की सोच से भी परे थी। ईशानी भी उन सब को अपने साथ इसलिए रखती थी क्योंकि वो सब उसके लिए लॉयल थे। ईशानी एक स्क्रीन की तरफ गई और उसमें कुछ डेटा सेव करने लगी। फिर कुछ देर बाद ईशानी ने एक सीरम बनाया और लैब की अपनी पर्सनल लॉकर में रख दिया। उस लॉकर को सिर्फ ईशानी ही खोल सकती थी। ईशानी के अलावा यहाँ तक कि वहाँ काम कर रहा कोई भी इंसान उसे छू नहीं सकता था, क्योंकि वो लॉकर सिर्फ ईशानी की आई स्कैनिंग करने से ही ओपन होता था। अगर कोई और उसे खेलने की कोशिश करेगा तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। थोड़ी देर बाद तीनों बाहर चले गए। नकुल को भी कुछ काम था, इसलिए वो भी उनके पीछे गार्ड्स को कुछ ऑर्डर देकर चला गया। ऐसे भी जब से जैकी यहाँ आया था उसने उसे परेशान करके रखा था। एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा था जिस दिन जैकी ने उसे ताना ना मारा हो। ईशानी जैसे ही कार में बैठी उसे मोक्ष की तरफ से मैसेज आ गया। उसने मैसेज देखा तो अनायास ही उसकी होंठों पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि मोक्ष ने लिखा था, बेबी डॉल तुम ऑफिस आ जाओ मेरे साथ लंच करने, वरना मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना एक भी सेकंड नहीं रह सकता हूँ। ईशानी की वो स्माइल जिसे नंदिनी ने बखूबी देख लिया था। वो तो सोच रही थी ऐसा कौन है जिसने आइस क्वीन को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी फ़ोन निकला फ़ोटो खींचने के लिए, पर अफसोस वो ईशानी की फ़ोटो खींच पाती उससे पहले ही ईशानी का चेहरा पहले जैसा हो गया। तभी उसे याद आया, अरे अब तो उसकी ईशू के पास दुनिया का सबसे हैंडसम बॉयफ्रेंड है ना, मिस्टर मोक्ष राजवंश। तो जरूर ईशानी उसकी ही बात सोचकर स्माइल कर रही होगी। ईशानी ने फ़ोन डैशबोर्ड पर रख दिया और ड्राइव करने लगी। तभी नंदिनी ने पूछा, क्या ये जीजू की तरफ से मैसेज था? हाँ, हम राजवंश कॉर्पोरेशन जा रहे हैं, ईशानी ने अपनी सर हाँ में हिलाते हुए बोली। ओह हो, तो मेरा शक सही निकला, तेरे चेहरे पर मुस्कान जीजू की वजह से आ गई थी। क्या बात है, मेरी माफिया क्वीन तो 17 साल की बच्ची की तरह ब्लश कर रही है, जैसा पहली बार प्यार में पड़ने वाले करते हैं। एक ईशानी की गाल सच में थोड़े लाल हो गए थे। नंदिनी की बात सुनकर ईशानी ने घूरकर उसे देखा, फिर आपने ड्राइव पर फोकस करने लगी। वही राजवंश कॉर्पोरेशन में मोक्ष आपने फ़ोन को देख रहा था। जब उसने देखा कि उसकी बेबी डॉल ने उसके मैसेज को देख लिया है तो वो बहुत खुश हो गया और अपनी बेबी डॉल के रिप्लाई का इंतजार करने लगा, पर जब 5 मिनट तक भी उसकी बेबी डॉल की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसकी मुठिया भींच गई। उसने अपने वॉच को एक्टिवेट किया और अपनी बेबी डॉल आसपास के आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा, पर ईशानी मोक्ष को सरप्राइज देने के लिए वॉच की वॉइस डिवाइस को ऑफ कर दिया था, जिस वजह से मोक्ष को ईशानी की बातें और आसपास की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए उसने जल्दी से अपनी बेबी डॉल की लोकेशन चेक किया तो लोकेशन बहुत डिस्टेंस में शो हो रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा उदास हो गया। उसे लगा जरूर उसकी बेबी डॉल अपने ऑफिस की किसी काम में बिजी होगी, इसलिए उसने अपना लैपटॉप ऑन करके फिर से काम करने लगा। आधे घंटे बाद ईशानी की कार आकर राजवंश कॉर्पोरेशन के सामने रुकी। ज़्यादातर गाइस और स्टाफ ईशानी के मास्क के बावजूद भी अब तक ईशानी को पहचान गए थे, क्योंकि बहुत बार नमन ईशानी को लेने आता था। वही नंदिनी चारों ओर देख रही थी। भले ही वो बड़ी बड़ी जगह पर गई थी, पर इतनी बड़ी कंपनी में वो कभी नहीं आई थी। पर जी कॉर्पोरेशन भी बहुत बड़ा था, पर राजवंश कॉर्पोरेशन की इंटीरियर डिज़ाइन जी कॉर्पोरेशन की इंटीरियर से काफ़ी डिफरेंट थी। इसलिए नंदिनी एक्साइटेडली सारे इंटीरियर को ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उसे पॉलिटिक्स और बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो एक इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती थी और एक डिजाइनिंग कंपनी खोलना चाहती थी।
ग्राउंड फ्लोर पर किसी ने भी ईशानी को रोकने की कोशिश नहीं की। रिसेप्शनिस्ट ने नमन को कॉल किया था, पर ईशानी ने रिसेप्शनिस्ट से फ़ोन लेकर नमन को मोक्ष को उसकी आने के बारे में बताने से मना कर दिया। नमन भी ईशानी की बात मान गया, क्योंकि उसे पता था उसकी लेडी बॉस को उसे अपनी बॉस जितनी ही इज्जत देनी है, वरना उसके बॉस उसे पक्का नर्क भेज देंगे। ईशानी लिफ्ट की तरफ चली गई, नंदिनी भी उसके पीछे चली गई। ऐसे भी ईशानी की ऑरा और प्रेजेंस काफ़ी पावरफुल था कि कोई कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। फिर भी लड़के अब भी ईशानी को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। उन्हें तो पहले दिन से ही ईशानी पर क्रश था। ईशानी ने लिफ्ट में ही अपना मास्क निकल लिया। दोनों टॉप फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट से बाहर चले गए। नंदिनी तो सब कुछ देखते हुए जा रही थी ताकि वो फ्यूचर में इससे कुछ काम में ला सके। वो अभी चल ही रही थी कि किसी से जोर से टकरा गई। वो गिरने वाली थी कि ईशानी ने उसे संभाल लिया। जब दोनों ने सामने देखा तो एक लड़की नीचे गिरी हुई थी। नंदिनी उस लड़की को देखकर सारी बोलने ही वाली थी कि वो लड़की जल्दी से खड़ी हुई और गुस्से से नंदिनी को घूरते हुए बोली, है यू इडियट, तुम अंधी हो क्या? देख के नहीं चल सकती? तुम्हारी वजह से मैं गिर गई। उसे ऐसे नंदिनी को डांटते देख ईशानी की आंखें बहुत कोल्ड हो गई। वही उस लड़की की तेज आवाज़ सुनकर सारे सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट के स्टाफ उन तीनों की तरफ ही देखने लगे। तभी उस लड़की के पास 3 लड़कियां आ गई और उस लड़की को चेक करते हुए एक लड़की जिसका नाम टीना था वो बोली, दीप्ति तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? फिर नंदिनी की तरफ देखकर बोली, तुम ऊपर देखकर चल रही थी क्या? तुम्हें पता भी है दीप्ति कौन है? वही सारे स्टाफ बस देख रहे थे, क्योंकि जब से दीप्ति आई थी हमेशा रॉब में रहती थी और सारे स्टाफ जानते थे कि वो वीरेंद्र रहाणे की बेटी है और राजवंश खानदान से उनका अच्छा रिश्ता है, इसलिए स्टाफ उसे कुछ नहीं बोलते थे, जिस वजह से प्रिया के अंदर और भी ज्यादा अकड़ और घमंड आ गया था। तभी नंदिनी अपनी मुंह बनाते हुए बोली, वो कोई भी हो मुझे क्या वो कोई महान आत्मा है जिसे सबको उसका नाम याद रखना चाहिए? नंदिनी की जवाब सुनकर तो दीप्ति और भी गुस्से में आ गई। वही उसके पास खड़ी उसकी तीनों चमचियां टीना, रिया और समिता भी नंदिनी को गुस्से से घूरने लगे। समिता अगर आकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीप्ति की ऐसी इंसल्ट करने की? अगर वो चाहे अभी के अभी तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल सकती है। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी जॉब जा सकती है? उसकी बात सुनकर नंदिनी उसे अजीब नज़रों से देखने लगी। जब वो यहाँ जॉब ही नहीं करती तो फिर ये पागल लड़की उसे जॉब से निकलने की धमकी क्यों दे रही है? नंदिनी समिता को अजीब नज़रों से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पागल लड़की है जो उसके जीजू के ऑफिस से ही उससे बाहर निकलने की धमकी दे रही है। वही दीप्ति लगा कि समिता की बात सुनकर जरूर ये लड़की डर गई होगी, इसलिए वो घमंड से अपना सिर ऊपर करके नंदिनी की तरफ देखने लगी। तभी टीना घमंड से बोली, ये लड़की चल चुपचाप दीप्ति से माफी मांग, वरना उन्हें एक पल भी नहीं लगेगा तुझे इस ऑफिस से बाहर फेंकने में। अब तो नंदिनी को भी गुस्सा आने लगा था। उसने हुआ से उसे घूरते हुए बोली, तुम मुझे बाहर फेंकोगी? एक बार हाथ लगा कर तो दिखाओ, तेरे इस हाथ को काट दूंगी और तुझे टकली करके ऑफिस में घुमाऊंगी, देख लेना। उसकी बात सुनकर तो दीप्ति और उसकी तीनों चमचियों को गुस्सा आने लगा। दीप्ति को नंदिनी की कही बातें अपनी इंसल्ट की तरह लग रही थी। तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे दीप्ति रहाणे को इंसल्ट करने की? जब से ईशानी और नंदिनी आए थे तब से दीप्ति नंदिनी और ईशानी की खूबसूरती खल रही थी। खास करके ईशानी की खूबसूरती देखकर तो उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। ओ मेकअप की दुकान, तुम जो कोई भी हो इससे मुझे क्या? मुझे तुम्हारा नाम जानने की इंटरेस्ट नहीं है। ओके, नंदिनी ने अपनी मुंह सिकुड़ते हुए बोला। तुम दीप्ति इस वक्त गुस्से के मारे पागल होने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये लड़की कौन है जो उसे दीप्ति को नहीं जानती। वही रिया, टीना और समिता को भी गुस्सा रहा था। आसपास के सारे स्टाफ दीप्ति की बेइज्जती होते हुए देखकर अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे और दीप्ति और उसकी तीनों चमचियों की मजाक उड़ा रहे थे। दीप्ति ने भी उन सब को नोटिस कर लिया था कि कैसे वो सब उस पर हंस रहे हैं, इसलिए उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रिया गुस्से आगे बढ़ गई और नंदिनी के पास जाकर बोली, तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें आज जरूर सबक सिखाऊंगी ताकि तुम फ्यूचर में कभी दीप्ति और हमसे ना उलझो। इतना कहकर उसने नंदिनी को मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया। ईशानी जो अब तक चुपचाप बिना इमोशन के खड़ी होकर उन सब का नाटक देख रही थी, क्योंकि उसे पता था नंदिनी अकेली उन सबको सबक सिखा सकती है, पर रिया को नंदिनी पर हाथ उठाता देख उसकी आंखें सर्द हो गई। उसके आसपास का ऑरा बेहद खतरनाक हो गया। नंदिनी कुछ करती उससे पहले ही ईशानी ने रिया की हाथ को पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि रिया को दर्द होने लगा। दर्द की वजह से वो रोने लगी और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरी हाथ छोड़ो प्लीज, बार बार कहने लगी, क्योंकि उससे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर ईशानी की पकड़ उसकी हाथ पर उल्टा और भी कसती जा रही थी। सब लोग शॉक होकर ईशानी को देख रहे थे। रिया की आवाज़ से सब होश में आए।
टीना और समिता हड़बड़ा कर रिया के पास गई और उससे ईशानी की हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर ईशानी की हाथ मानो किसी चुंबक की तरह रिया की हाथ से चिपक गए थे। तीनों अपनी सारी ताकत लगाकर भी ईशानी से रिया की हाथ को छुड़ा नहीं पा रहे थे। रिया की चेहरा दर्द से पिला पड़ गया था। उसे टीना और समिता की खींचने पर और भी ज्यादा दर्द हो रहा था। वही दीप्ति को लगा नहीं था कि ये लड़की इतना स्ट्रांग होगी। उसे इस वक्त ईशानी को मारने का मन कर रहा था। कोई इतनी खूबसूरत लड़की इतनी खूंखार कैसे हो सकती है। वही नंदिनी खुश होकर ये सब देख रही थी। उसे तो बड़ा मजा आ रहा था ईशानी उस लड़की को सबक सिखाते हुए देखकर। जब ईशानी की गुस्सा थोड़ी शांत हो गई तो उसने एक झटके से रिया की हाथ को छोड़ दिया। ईशानी की इस एक्शन की उम्मीद किसी ने भी नहीं किया था, जिस वजह से तीन जमीन पर पीठ के बल धड़ाम से गिरे। सबसे ज्यादा दर्द में तो इस वक्त रिया थी। तीनों जल्दी से उठकर खड़े हो गए। भले ही तीनों को दर्द हो रहा था, पर जमीन पर पड़े हुए खुद को एम्बेरस करने से तो अच्छा है कि आपने दर्द को बर्दाश्त करे। तभी आपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए टीना गुस्से में ईशानी घूर हुए बोली, क्या तुम्हें पता है कि दीप्ति कौन है? तुमने बिना जाने हमारे साथ दीप्ति भी ऑफेंड कर दिया। दीप्ति मोक्ष राजवंश की होने वाली वाइफ है और तुम दोनों राजवंश कॉर्पोरेशन में ही खड़े होकर उनकी होने वाली वाइफ को ऑफेंड कर रहे हो। उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखें सर्द हो गई। उसे भरोसा था कि ये लड़की झूठ बोल रही है, फिर भी उसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि उसके अलावा मोक्ष का नाम किसी के भी साथ जुड़े। वहीं उसकी बात सुनकर बाकी सारी स्टाफ ने भी मुंह बना लिया। क्यों कि उन्होंने कभी नहीं देखा था कि उनके सीईओ कभी भी दीप्ति फेवर कर रहे हैं। उन्हें तो ये अफवाहें बिल्कुल झूठ लग रही थी। भले ही दीप्ति रहाणे फैमिली से हो, फिर भी उनके बॉस तो जाते हुए भी कभी इस लड़की को एक नज़र देखते भी नहीं थे। फिर भी सभी स्टाफ चुप रहते थे कि क्या पता ये सच भी हो और सच में उन दोनों परिवार की दोस्ती की वजह से दीप्ति ही आगे जाकर उन सब की लेडी बॉस बन जाए, जिस वजह से वो दीप्ति से नहीं उलझते थे। वही नंदिनी तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि उसके जीजू इस मेकअप दुकान की होने वाले हस्बैंड है। यार कितने मुश्किल से तो उसकी इशू मोक्ष जीजू से मिलकर इतनी खुश है। ये कहीं इस डायन की नज़र की वजह से उन दोनों का रिश्ता खराब ना हो जाए। वही दीप्ति तो काफी खुश लग रही थी और घमंड से ईशानी की तरफ ही देख रही थी। उसे लगा ये जानकर कि वो मोक्ष की होने वाली बीबी है, ये लड़की अभी घुटने टेक कर उसे माफी मांगेगी। पर जब उसने ईशानी को देख तो ईशानी अब भी उसी तरह इमोशनलेस आंखों से देख रही थी। ये देखकर दीप्ति को और भी गुस्सा गया। फिर वो ईशानी की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, हे यू, अब तो तुम दोनों को मैं आपने सामने घुटने पर बिठाकर माफी मंगवाऊंगी। बस तुम दोनों देखो मैं कैसे तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवाती हूँ। फिर कुछ सोचने एक्टिंग करते हुए बोली, हाँ अगर तुम दोनों अभी इसी वक्त घुटनों के बल बैठकर मेरे सामने अपनी नाक रगड़कर माफी मांगोगी तो शायद मैं तुमको जॉब से ना निकालूं। उसकी बात सुनकर उसकी तीनों चमचियां हंसने लगी। तुम कितनी काइंड हो दीप्ति, इन दोनों ने तुम्हारी इंसल्ट करने की कोशिश किया और इसने हो रिया के हाथ भी तोड़ दिया, फिर भी तुम उन्हें यहाँ जॉब करने का मौका दे रहे हो। उनकी बात सुनकर दीप्ति घमंड के साथ ईशानी और नंदिनी को देखने लगी, पर ईशानी की कोल्ड और खतरनाक आंखों को देखते ही दीप्ति की पूरी बॉडी डे से कोलैप्स हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी उसे अपनी आंखों से ही मार डालेगी। तभी ईशानी ने अपने गुस्से को काबू किया और उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने लगी। पर दीप्ति भला उसे ऐसे कैसे जाने दे सकती थी अपनी इतनी इंसल्ट के बाद। पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ईशानी को हाथ लगाए, क्योंकि उसने ऑलरेडी ईशानी की ताकत को देख लिया था। वो रिया की तरह अपना हाथ नहीं तुड़वाना चाहती थी। पर दीप्ति को आपने सामान खड़ा देख ईशानी की आंखें और भी ज्यादा खतरनाक रही थी, जिसे सिर्फ नंदिनी महसूस कर पा रही थी। और ईशानी क्यों इतना घुस कर रही है वो ये भी जानती थी, क्योंकि ईशानी को मोक्ष के नाम को इस लड़की के साथ जुड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। मेरे सामने से हटो, ईशानी ने बहुत ही खतरनाक आवाज में दीप्ति को देखते हुए कहा। इस वक्त वहां का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। दीप्ति तो ईशानी की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर डर गई, पर वो हार नहीं मानने वाली थी। तभी ईशानी ने उसकी घुटनों पर एक जोर से किक किया, जिस वजह से दीप्ति दर्द से करहाते हुए जमीन पर घुटनों के बल धड़ाम से गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वही ईशानी की इस हरकत से सब हैरान थे। टीना, रिया और समिता तो ईशानी को आंखें फाड़ कर देख रहे थे और सोच रहे थे, क्या इस लड़की को पता नहीं दीप्ति रहाणे कौन है? क्या उसे डर नहीं कि दीप्ति को इस तरह मारकर वो अपनी ही बर्बादी और मौत को बुला रही है? वही बाकी सारे स्टाफ भी ईशानी की हिम्मत को देखकर हैरान थे। उन्हें ये तो पता नहीं था कि ईशानी कौन है, पर वो ये तो समझ चुके थे कि ईशानी कोई मामूली लड़की नहीं है, जरूर वो भी किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती होगी। फिर भी ज्यादा कुछ बड़ा हंगामा ना हो जाए, इसलिए एक स्टाफ तुरंत नमन को इन सब के बारे में खबर करने चला गया। दीप्ति उसकी चमचिया उठाने कोशिश कर रही थी, पर दीप्ति की पैर में इतना दर्द हो रहा था कि वो उठ भी नहीं पा रही थी।
इस वक्त उसे ईशानी पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था इस लड़की को जान से मार दे, पर अफसोस कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वहीं उस स्टाफ ने जाकर अब तक नमन को सारी बातें बता दिया था, जिसे मोक्ष ने भी सुन लिया था। मोक्ष ने नमन को इशारा किया तो नमन ने तुरंत उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज चला दिया। अपनी बेबी डॉल को देखकर मोक्ष एक पल बिना रुके बाहर की तरफ चला गया। नमन भी उसके पीछे चला गया और मन ही मन वो बस दीप्ति को कोसे जा रहा था। इस लड़की को चैन नहीं है क्या? ये काम करने आई है तो शांति से काम क्यों नहीं करती? क्या जरूरत थी उसे डेविल किंग की, डेविल क्वीन को छेड़ने की? वही ईशानी जाने ही वही थी। तभी मोक्ष वहां पर आ गया। मोक्ष को देखकर दीप्ति की आंखों में चमक आ गई। वो ऐसे ही रोते हुए कमजोर बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, देखो ना मोक्ष, ये दोनों बदतमीज लड़की पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट से है। पहले तो ये लड़की, उसने नंदिनी की तरफ इशारा किया और बोली, ये जानबूझकर मुझसे टकराए और मुझे नीचे गिरा दिया। जब मैंने उसे सवाल किया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने मुझसे बदतमीजी की। जिस वजह रिया ने मेरा स्टैंड लिया तो इस लड़की ने उसकी हाथ ही तोड़ दिया। देखो कितने दर्द में है बेचारी। फिर जब मैंने उसे सवाल किया तो उसने मुझे किक किया, जिस वजह से मुझे बाहर दर्द हो रहा है। दीप्ति ने मासूम बनते हुए बोला, फिर जोर जोर से रोने लगी। उसे पक्का यकीन था कि मोक्ष उसकी बातों को जरूर मानेगा। आखिरकार थी तो वो उसके दादाजी की दोस्त की पोती, तो भला वो उसे छोड़कर इस एम्प्लॉय की बात भी क्यों सुने? ईशानी को देखते हुए वो मन ही मन देवी स्माइल कर रही थी, पर ईशानी अब भी इमोशनलेस वही खाद थी और मोक्ष को देख रही थी, जिस वजह से दीप्ति को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस दो कौड़ी की लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसके मोक्ष को ऐसे देखने की? वही दीप्ति की चमचिया भी उसके साथ देते हुए कहने लगे, हाँ सीईओ सर, दीप्ति बिल्कुल सही बोल रही है, आप इन दोनों को बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये दोनों ही बहुत बदतमीज है। वही बाकी सारे स्टाफ को ईशानी और नंदिनी के लिए बुरा लग रहा था। उन्हें पता था कि ये चारों बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, पर वो कर भी क्या सकते थे? वो दीप्ति के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते थे। वही सारे मेल स्टाफ को ईशानी के लिए दर्द हो रहा था। वो सब नहीं चाहते थे कि इतनी खूबसूरत लड़की को कोई पनिशमेंट मिले। तभी मोक्ष चलते हुए दीप्ति की तरफ आने लगा। उसे अपनी तरफ आता देख दीप्ति खुश हो गई। उसे लगा मोक्ष को उसकी चिंता हो रही है, शायद इसलिए वो उसके पास ही आ रहा है। वो तो खुली आंखों से सपने देखने लगी और फिर नाटक करने लगी जैसे वो बहुत दर्द में हो, जो कि सच भी था। वो सपने देख रही थी कि मोक्ष उसे अपनी गोद में उठाएगा और उसकी केयर करेगा, पर उसकी सपनों को तोड़ते हुए मोक्ष उसे एक नज़र भी देखे बिना उसे जमीन पर छोड़कर क्रॉस करके आगे बढ़ गया। और अगले ही पल मोक्ष ने ईशानी के सामने रुका और उसकी हाथ पकड़कर उसे घुमाकर उसे अच्छे से देखने लगा। फिर उसने ईशानी को अपनी बाहों में खींचकर गले से लगा लिया। ये सब देखकर और अपनी बॉस की इतनी केयरिंग साइड देखकर तो सारे स्टाफ जैसे बेहोश होने वाले थे। सब आंखें फाड़े उन दोनों को देख रहे थे। दीप्ति को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दीप्ति को तो लगा था मोक्ष उसकी साइड लेगा और जरूर इस दो कौड़ी लड़की को सबक सिखाएगा, पर मोक्ष ने तो उसे एक नज़र देखा तक नहीं। उसे इस वक्त शनि से बहुत जलन हो रही थी और गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वो जगह उसकी होनी चाहिए थी। मोक्ष ने क्यों उस दो कौड़ी की लड़की को गले लगा रखा है? वही दीप्ति की तीनों चमचियां भी ये सब अपनी आंखें फाड़े देख रही थीं। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। दीप्ति तो मोक्ष की क्लोज है, सबको तो यही पता है कि रहाणे फैमिली और राजवंश फैमिली दोस्त है, तो इस हिसाब से तो दीप्ति और उनकी बॉस भी दोस्त होंगे, इसलिए तो उनकी शादी भी होने वाली थी ना। तो फिर मोक्ष ऐसे सबके सामने दीप्ति को छोड़कर ईशानी को गले क्यों लगा रहे हैं? उन्हें अब थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। अगर ये दोनों लड़की मोक्ष सर के खास हुए तो जरूर उन्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। मोक्ष ईशानी से थोड़ा दूर हुआ और उसे धीरे से बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाली हो बेबी डॉल, और मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। ईशानी ने मोक्ष को प्यार से देखा और बोली, जस्ट वॉन्टेड टू सरप्राइज यू, इसलिए मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। उसकी बात सुनकर मोक्ष की होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसे खुशी हुई कि उसकी बेबी डॉल उसे सरप्राइज देना चाहती थी। वही अपने डेविल शैतान बॉस को स्माइल करते देख और उस लड़की को इतने प्यार से ट्रीट करते देख सबको चक्कर आ रहा था। ये उनका वही डेविल बॉस ही है ना? उनका बॉस तो लड़कियों के आसपास होने से भी चिढ़ करते थे। आज तक जितनी भी लड़कियों ने उनके बॉस को सेड्यूस करने की कोशिश किया था या उनके करीब जाने की कोशिश किया था, उन्हें तो उनके बॉस से दुनिया से ही गायब कर दिया था। लगता है ये लड़की उनके बॉस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि यही उनकी फ्यूचर लेडी बॉस हो। सभी स्टाफ की नज़र फिर से एक बार दीप्ति और उसकी चमचियों की तरफ चली गई। दीप्ति की चेहरा और एक्सप्रेशन देखकर सबको हंसी आ रही थी। उन्हें दीप्ति इस वक्त किसी जोकर से कम नहीं लग रही थी, जिसने खुद से ही खुद का मजाक बना लिया था। दीप्ति अभी की बेसुध बैठी मोक्ष और ईशानी को देख रही थी और उनकी प्यार भरी इंटरेक्शन को देख रही थी।
चोट तो उसे लगी थी, वो भी इतना कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। फिर भी मोक्ष उसे संभालने की वजह सामने वाली लड़की से ही बार बार वो ठीक है या नहीं सवाल कर रहा था। ऊपर से सारे स्टाफ उसे इस वक्त अजीब नजरों से देख रहे थे। प्रीति देख पा रही थी कि सारे स्टाफ उसकी इस हालत पर हंस रहे हैं। ऐसे भी जब से दीप्ति ने ज्वाइन किया था तब से सबको अपना रोब दिखाती थी, ऊपर से दूसरों से अपना काम भी करवा लेती थी, जिस वजह से सबको दीप्ति पर बहुत गुस्सा आता था। पर दीप्ति की हाई स्टेटस की वजह से वो लोग उसे कुछ नहीं बोलते थे। प्रिया की तीनों चमचियां भी प्रिया की वजह से हमेशा उछलती रहती थी और वो भी अपना काम दूसरों से करवाती थी और खुद तो दिन भर बस दीप्ति की चापलूसी में लगी रहती थी। तभी दीप्ति खुद को संभाल कर दर्द को नजरअंदाज करके रिया की हाथ पकड़ खड़ी हुई। फिर मोक्ष को देखकर पूछा, मोक्ष ये कौन है? और मैंने आपको अभी बताया ना कि इस लड़की ने ही मुझे मारा है। देखो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, फिर भी आप इस लड़की को सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? उसकी बात सुनकर मोक्ष और ईशानी दोनों ने उसे घूर कर देखा। फिर मोक्ष ने अपनी सर्द आवाज में कहा, मिस दीप्ति, लगता है आपको एक बार में बातें समझ में नहीं आती। मेरे आपने ही सिर्फ मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। बेहतर होगा आप मुझे बॉस बोलिए, वरना अगले ही पल आपकी जबान आपके पास नहीं होगी। उसकी इतनी सर्द आवाज और धमकी को सुन एक पल के लिए प्रिया डर गई। फिर आपने आंखों से आंसू बहाते हुए खुद को लाचार और बेबस दिखते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आप भूल गए कि हमारे फैमिली कितने क्लोज है? तो फिर आप हमें ऐसे पराया कैसे कह सकते हैं? उसे इस वक्त अगर कोई और देख लेता तो जरूर उस पर अपना दिल हार जाता और हमेशा उस मासूम लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहता। पर मोक्ष पर उसकी इस नाटक का कोई असर नहीं पड़ा। मोक्ष ने दीप्ति को देखकर डिसिस्टिव वे में कहा, मिस दीप्ति, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं कि आपकी फैमिली के साथ में क्लास हूँ। जितना मुझे याद है आपके दादाजी मेरे दादाजी के दोस्त थे, पर आपके दादाजी के जाने के बाद तो हम दोनों के परिवार में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है ना, और ना ही मैं आपको और आपके फैमिली को ठीक से जानता हूँ। इतना कहकर मोक्ष ने ईशानी को देख, जो बड़े प्यार से उसे देख रही थी, तो वो उसकी हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हें अपनी हाथ क्यों गंदे किए? इन लोगों को छूकर सिक्योरिटी को बुला लेती। क्या तुम्हारी हाथ दर्द हो रहा है? ईशानी ने अपना सिर नामे हिला दिया। उसे थोड़ी हंसी भी आ रही थी कि मोक्ष कैसे उन सब की बेइज्जती कर रहा है। वही मोक्ष की बातें सुनकर तो सब दीप्ति और उसके दोस्तों के साथ पूरा स्टाफ ही जम गया था। मोक्ष तो दीप्ति और उसके चमचियों को किसी कचरे की तरह ट्रीट कर रहे थे। सारे स्टाफ को बहुत मजा आ रहा था दीप्ति की बेइज्जती होता हुआ देख। तभी नंदिनी जो साइड में खड़ी मजा ले रही थी, वो मोक्ष को देखते हुए प्यार से बोली, जीजू, हम जब से यहाँ आए हैं ये चारों लड़कियों मुझे और इशू को परेशान किए जा रहे हैं। मोक्ष ने नंदिनी की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा, क्योंकि अब तक तो वो अपनी बेबी डॉल को देखने में इतना खो गया था कि उसकी नज़र नंदिनी पर गया ही नहीं था। पर नंदिनी का खुद को जीजू कहना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पता चल गया कि जरूर ये उसकी बेबी डॉल के चारों दोस्तों में से एक होगी। नंदिनी ने रिया की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, ये लड़की तो सबसे ज्यादा बदतमीज है, इसने मुझे मारने के लिए भी हाथ उठाया था। फिर टीना और समिता की तरफ उंगली दिखाकर बोली, ये दोनों तो बहुत बड़ी पागल है, कह रहे थे कि ये मेकअप की दुकान। उसने दीप्ति की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, आपकी होने वाली है। भला ये मेकअप से पुती पूतना जैसी शकल वाली से आपका नाम ये कैसे जोड़ सकते हैं? ऊपर से ये चारों हमें जॉब से निकालने की धमकी दे रहे थे, जैसे ये ऑफिस उनका ही हो। उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें और भी ज्यादा कोल्ड हो गई। उसने घूरकर उन चारों को देखा तो चारों की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। मोक्ष का ऑरा इस वक्त बहुत खतरनाक था। इन सब की हिम्मत कैसे हुई उसकी बेबी डॉल के सिवा किसी और के साथ उसका नाम जोड़ने की? तभी नंदिनी ने आग में घी डालते हुए फिर से दीप्ति की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, और ये लड़की पता नहीं खुद को क्या समझती है, ये तो इशू को घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगने को कह रही थी। वही दीप्ति और उसके दोस्त और ज्यादा डर गए। उन्हें मोक्ष की आंखों से बहुत डर लग रहा था, पर दीप्त को अभी भी एक विश्वास और घमंड था कि मोक्ष उसे कुछ भी नहीं करेगा। सामने खड़ी लड़की उनके लिए कोई भी क्यों ना हो, पर मोक्ष के एल्डर को वो पसंद थी, इसलिए तो शायद मोक्ष के दादाजी और दादी माँ ने उन दोनों की शादी के बाद चलते वक्त कुछ नहीं बोले थे। पर उसे कौन समझाए कि राजवंश फैमिली में कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, या वो सब तो मोक्ष को विला बुलाने के लिए और मोक्ष की मन की बात जानने के लिए बस दिखावा किया था। दीप्ति को ईशानी की खूबसूरती बहुत ज्यादा खल रही थी। एक लड़की बिना किसी मेकअप के सिंपल में भी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? फिर उसने सोचा शायद इस लड़की की खूबसूरती की वजह से ही मोक्ष उसके साथ है। अगर दीप्ति की मन की बात मोक्ष को पता चल जाती तो मोक्ष उसे आपने ब्लैक विला में फिंकवा देता, या तो आपने जंगली जानवरों को खिला देता, क्योंकि उसे अपनी बेबी डॉल हर रूप में प्यारी लगती थी, क्योंकि वो ईशानी को दिल से प्यार करता था, जुनून और दीवानगी की हद तक। अब तो दीप्ति की मन में यही चल रहा था कि वो यहाँ से जाने के बाद में जरूर इस लड़की को एक अच्छा सबक सिखाएगी।
अगर एक बार मोक्ष की फैमिली उससे इम्प्रेस हो गए तो मोक्ष को भी उससे शादी करनी ही पड़ेगी। पर तभी मोक्ष ने गुस्से में नमन को देखते हुए बोला, गार्ड्स को बुलाओ। उसकी इतनी भयानक आवाज सुन सब वहीं जम गए, बाकी का स्टाफ भी हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। नमन ने जी सर बोलकर हाथ बढ़ाकर तुरंत गार्ड्स को कॉल लगा दिया। अब तक तो उसे बड़ा मजा आ रहा था ये सब देखकर, पर अब वो समझ गया था कि जरूर अब उसके बॉस का गुस्सा ज्यादा बढ़ रहा है। उसने दीप्ति को देख फिर लाचारगी से अपना सिर हिलाकर मन ही मन बोला, आज तो ये लड़की गई काम से। तभी बाहर से कुछ गार्ड्स वहां आ गए तो नमन ने अपनी बॉस की तरफ देखा तो मोक्ष ने अपनी सर्द आवाज में बोला, इन चारों को तब तक थापड़ मारो जब तक ये बेहोश नहीं हो जाते। मोक्ष की बात सुनकर दीप्ति और उसके चमचिया डर से कांप गए। तभी दीप्ति मोक्ष को देखते हुए बोली, मोक्ष आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। वो आगे कुछ कहती उससे पहले एक लेडी गार्ड में उसे पकड़ लिया और दूसरे गार्ड उसे थापड़ मारने लगी। दीप्ति की आगे की बात तो उसके गले में ही अटक गई, उसका कान जैसे सुन पड़ गया था। दर्द से बस वो चिल्ला सकती थी, पर गार्ड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गार्ड बेरहमी से बस उसे थापड़ मारे जा रही थी। दीप्ति की दोनों गाल सूज गई थी, उसकी होंठों से खून बह रहा था। टीना, रिया और समिता तो दीप्ति की इस हालत को देखकर डर के मारे थर थर कांप रहे थे। वो वहां से भाग जाना चाहते थे पर एक एक गार्ड ने उन्हें भी पकड़ रखा था।